नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि विंग्स क्लासेस लगातार बीएसएससी एवं बिहार दरोगा की टेस्ट सीरीज की मुहिम को चला रहा है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम उसी टेस्ट सीरीज की मुहिम में जो हमारा बिहार दरोगा का टेस्ट 4 है उसको आज हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पर यह देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चंस में और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। उन सारी चीज़ों को आज हम खुल के चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है विंग्स क्लासेस का, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जहां बहुत सारे बच्चों तक यह वीडियो यानी टेस्ट सीरीज का जो हमारा डिस्कशन वीडियो है सबको मिल सके और सब अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो चलिए आज की सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। और आज की सीरीज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वास्को डिगामा भारत की जब बात करते हैं तो वास्को डिगामा भारत कब आया था समुद्र के रास्ते? आपको पता होगा कि जब हम पढ़ते हैं यूरोपियंस का आगमन पढ़ते हैं तो यहाँ पर 5 कंपनियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 कंपनियों की बात करें तो सबसे पहले पी, डी, बी, डी और एफ, यानी कि पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांस। ये 5 ऐसी कंपनियां हैं जो भारत में आती है। लेकिन हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो वास्को डिगामा है यह भारत कब आया था? तो देखिए, वास्को डिगामा के बारे में अगर बात करें तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, ये पुर्तगाल का था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था, तो पुर्तगाल का रहने वाला था। दूसरी बात याद रखिएगा कि ये जो वास्को डिगामा था इसको भारत लाया किसने था? ये वास्को डिगामा भारत अकेले नहीं आया था, इसको लाने वाला कौन था? तो याद रखिएगा, इसको लाने वाला जो व्यक्ति था वो था अब्दुल मजीद। कौन था मेरे भाई? अब्दुल मजीद इसको भारत लाया था। ठीक है, जहां पर ये देखते हैं कि साउथ अफ्रीका का जो गुड होप है वहां पर ये पहुंचता है कैप ऑफ गुड होप के पास, और कैप ऑफ गुड होप के पास से होते हुए ये अपने कहां पहुंच जाता है? केरल में कालीकट पे पहुंचता है, जहां पे राजा जमोरी ने उसका स्वागत करता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वास्को डिगामा का स्वागत किसने किया था? तो राजा जमोरी ने इसका स्वागत किया था। लेकिन जब इसके आगमन की बात करते तो याद रखिएगा, यह आया था 20 मई 1498 को आया था। कब आया था? 20 मई 1498 को। कहाँ आया था मेरे भाई? यह भारत में आया था। तो 2-3 क्वेश्चन याद रखिएगा। सबसे पहले यह भारत कब आया था, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसका स्वागत किसने किया था? जमोरी ने किया था। उसके बाद इसको लाया किसने था? तो अब्दुल मजीद ने लाया था, जो कि गुजरात का एक व्यापारी था। और अगर हम बात करें ये किस रास्ते से आया था, तो साउथ अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप होते हुए, यानी कि समुद्र के रास्ते होते हुए ये भारत पहुंचा था कालीकट पर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी पेशे या व्यापार को अपनाने का अधिकार देता है? देखिए, क्वेश्चन को अगर समझिएगा ना तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब कौन सा ऐसा आर्टिकल हमारे पास है जो हमें कहीं ना कहीं ये कहता है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, अपना व्यापार स्थापित कर सकते हैं। ये सारी व्यवस्था यह दे रहा है। तो इसका मतलब क्या? ये हमें स्वतंत्रता की व्यवस्था दे रहा है ना, हमें स्वतंत्र कर रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको वही बताना है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो आपसे स्वतंत्रता की बात करता है, आपसे फ्रीडम की बात करता है। जहां पर हम क्या देखते हैं, कोई भी पेशा हो गया, कोई भी व्यापार हो गया, इन सारी चीज़ों की हम खुल के यहाँ पर चर्चा करते हैं। जहाँ पर देखते हैं कि अगर आपको मन है कि बिहार में अपना बिजनेस को स्थापित करना तो कर सकते हैं, दिल्ली में करना तो कहीं भी कर सकते हैं, आपको यह अधिकार है। कौन दिया ये अधिकार? तो उसी अधिकार के आर्टिकल्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो बताइए आर्टिकल कौन होगा? तो आपको पता होगा कि जो हमारा आर्टिकल 19 से लेकर के 22 की बात करते हैं, यह किसकी बात करता है? यह बात करता है अपने राइट टू फ्रीडम की बात करता है। क्लियर? राइट टू फ्रीडम की बात करता है, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। लेकिन अगर हम बात करें आर्टिकल 23 से लेकर के 24, ये किसकी बात करता है? ये एक्सप्लॉयटेशंस की बात करता है, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार की यह बात करता है, आर्टिकल 23, 24। अब आर्टिकल 25 और 28 की बात करें तो यह किसकी बात करता है? यह धर्म की बात करता है, यानी कि हमारा जो आर्टिकल है 25 से लेकर 28, यह धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। इस बात पे ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम आर्टिकल 14 से लेकर के 18 की बात करें तो यह इक्वालिटी की बात करता है, समानता की बात करता है। याद रखिएगा, राइट टू इक्वालिटी। ये हमारा हो गया राइट टू रिलीजियस के बारे में बात करता है, और ये एक्सप्लॉयटेशंस की बात करता है, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा आर्टिकल है जो आपको व्यापार पेशा करने का अधिकार देता है। तो हमारा आर्टिकल क्या आ जाएगा? आर्टिकल 19 से लेकर के 22, इसी में आता है। आपको पता होगा ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। और जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो हमारे संविधान के यह भाग 3 में आता है। याद रखिएगा, संविधान के भाग 3 में आता है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल हमारा 35 तक इसके बारे में चर्चा किया गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, बार बार याद रखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीम का पूर्ण रूप क्या है? आप लोग भीम यूज करते होंगे ना?
जब भी ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते होंगे तो आप लोग भीम यूज करते होंगे, तो वही वे पूछ रहा है कि भीम का फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए, जब भी हम भीम के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आज हमारा जो इंडिया है, या फिर हम बात करते हैं कि आज का जो समय है वो कैसा हो गया, पूरी तरीके से हमारा जो मनी ट्रांजेक्शन हो गया वो ऑनलाइन तरीके से हो गया। जहाँ पर हम यूपीआई कोड की व्यवस्था देखते हैं, और यूपीआई कोड के माध्यम से आज हम कहीं पर भी पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसी के संदर्भ में एक भीम को यूज़ किया जाता है। तो इसका पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा इसका पूरा नाम क्या है मेरे भाई, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मई 2025 को महाराष्ट्र और गुजरात में कौन सा स्थापना दिवस मनाया, याद रखिएगा 1 मई 2025 को महाराष्ट्र और गुजरात ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो आपको पता होगा कि भी 1 मई 2025 को महाराष्ट्र ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया। तो कौन सा मनाया, तो याद रखिएगा 65वां स्थापना दिवस मनाया। याद रखिएगा कौन सा स्थापना दिवस मनाया, 65वां स्थापना दिवस मनाया मेरे भाई। क्लियर। चलिए, हाँ क्वेश्चन देख करके खुश होने की जरूरत नहीं है, नाचने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा क्वेश्चन भले ही इजी है। चलिए, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। तो देखिए, जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी है कौन है, बता सकते हैं। तो देखिए, अगर फाइनेंस सेक्रेटरी की बात करें तो वो कौन है, तो याद रखिएगा तुहिन कांत पांडे, हमारे भी फाइनेंस सेक्रेटरी इनको बनाया गया है। ये क्वेश्चन अभी बहुत ज़्यादा चर्चे में चल रहा है, याद रखिएगा हो सके क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि फाइनेंस से ये रिलेटेड है और इकोनॉमी से भी रिलेटेड है। तो पूछा जा सकता है कि तुहिन कांत पांडे को अभी कौन सा पोस्ट दिया हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। क्या रखिएगा आप, वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी इनको बनाया गया है, कहाँ का, अपने भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन लघु उद्योगों की एसएसआईएस समस्या नहीं है। देखिए एसएसआईएस का मतलब क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये स्मॉल इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा है ये। तो आपके इसके बारे में बताना पड़ेगा आखिर ऐसा क्या है इसमें कि हमारा फाइनेंस भी है, मार्केटिंग भी है, रॉ मटेरियल भी है और स्ट्राइक एंड लॉकआउट भी है। तो इसका आंसर क्या होगा बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये आपसे बात कर रहा है लघु उद्योग के बारे में, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा है। याद रखिएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रही है, कि आपको पता होगा कि छोटे छोटे इंडस्ट्री हर जगह में देखने को मिलता है। आज जो हमारी गवर्नमेंट है सबसे अच्छी काम क्या कर रही है, हर उस इंडस्ट्री को क्या कर रही है, मतलब उसको फाइनेंस सपोर्ट कर रही है, क्योंकि हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, लोगों का विकास करना है। तो उस चीज़ को लेकर के हम क्या कर रहे हैं कि जो छोटे छोटे उद्योग है, स्मॉल इंडस्ट्री, उसको बढ़ावा यहाँ पर आजकल दे रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में इसमें से कौन एक समस्या है जो लघु उद्योग का समस्या नहीं है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या, फाइनेंस। अच्छा, फाइनेंस का समस्या नहीं होगा, आप खुद बताइए। आप कोई भी इंडस्ट्री अगर स्थापित करते हैं, कोई भी अगर कामकाज स्टार्ट करते हैं, तो पैसा आपको चाहिए ना। तो पहला चीज़ तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है भाई कि फाइनेंस तो होगा ही होगा, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो हमारे स्मॉल इंडस्ट्री के लिए फाइनेंस हमारे लिए एक समस्या है। हमारे पास फाइनेंस होगा तभी तो हम इन्वेस्ट कर पाएंगे। दूसरा मार्केटिंग। देखिए मार्केटिंग को इकोनॉमी के वर्ड में विपणन बोला जाता है, याद रखिएगा, यानी कि किसी भी चीज़ का क्रय और विक्रय। ठीक है, तो याद रखिए मार्केटिंग भी हमारा ये भी सही है, रॉ मटेरियल ये भी सही है। लेकिन ध्यान दीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है कौन नहीं है, तो याद रखिएगा हड़ताल और तालाबंदी। हड़ताल और तालाबंदी, इसका मतलब क्या है कि जो छोटे छोटे इंडस्ट्री है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहले उसे फाइनेंस चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। लेकिन ये हड़ताल वाली बात यहाँ पे नहीं होता, याद रखिएगा इस चीज़ को। हड़ताल कहाँ पे होता है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वगैरह होते हैं वहाँ पर इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं, जब उनके डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता है तो वहाँ पे हड़ताल वगैरह हमें देखने को मिलता है। क्लियर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। देखिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का थीम क्या था, विषय क्या था, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए सस्टेनेबिलिटी, ऑप्शन बी वैश्विक खाद्य प्रणाली का समर्थन करने वाले माप, ऑप्शन सी डिजिटल युग में मेट्रोलॉजी, या ऑप्शन डी प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये जो क्वेश्चंस हमारे लिए सारे के सारे करंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। तो तैयारी हमें जबरदस्त करना पड़ेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्या आंसर होगा, ऑप्शन डी। यानी कि अभी जो हमारा मौसम विज्ञान दिवस 2025 की बात करें तो क्या थीम रखा है इसने थीम रखा है कि प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1892 के काउंसिल एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए कथन गायब कर दिया गया है, याद रखिएगा, हम कथन को देखते हैं। देखिए घबराना नहीं, एक्चुअली क्या ना हमारे टेक्निकल टीम का बहुत ज़्यादा काम रहता है, इतना उनके पास काम का लोड रहता है कि सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ गलती हो ही जाता है। तो कोई बात नहीं, हम अपने टेक्निकल टीम को हम आपसे माफ़ी मांगते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के।
कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पहला हमारा स्टेटमेंट क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलन ने ब्रिटिश उपनिवेशवादी संस्थाधारियों को इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की वैधानिक कार्यविधि में परिवर्तन करने हेतु बाध्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप शाही और प्रांतीय वैधानिक काउंसिलों में विस्तार हुआ। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, 1892 में एक्ट के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन से संतुष्ट है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए आपको बताते हैं, सबसे पहले देखिए 1892 की बात करते हैं ना, यह हमारा वह समय था जहां पर कुछ इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन किया जा रहा था, कुछ आगे काम को बढ़ाया जा रहा था, जिसके तहत क्या किया जा रहा था कि जो राष्ट्रीय लोग थे, जो हमारे भारत के लोग थे, उनको यहाँ पे शामिल किया जा रहा था। तो यानी कि जो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसमें वैधानिक कार्यविधि में परिवर्तन करने के लिए बाध्य हेतु, जिसके परिणाम स्वरूप शाही और अंतर प्रांतीय वैधानिक काउंसिलों का विस्तार हुआ। तो यानी कि 1892 में बहुत सारे काउंसिल का विस्तार किया गया कार्य के क्षेत्र में। लेकिन दूसरी बात अगर करें तो जो हमारे राष्ट्रीय लोग थे, यानी कि जो हमारे भारत के लोग थे, उन्होंने क्या किस चीज का विरोध किया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर अपना क्या आ जाएगा, इसका आंसर सिर्फ अपना केवल एक आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर केवल एक आ जाएगा। क्वेश्चन आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किसी राज्य की सीमा परिवर्तन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हो सकता है। यानी कि भारत का जो राज्य है, याद रखिएगा भारत के जो राज्य है उसकी सीमा परिवर्तन की बात करें, सीमा परिवर्तन की बात करें तो किस एक आर्टिकल के तहत हमें देखने को मिलता है। तो आंसर क्या होगा इसका, क्या आर्टिकल 368, आर्टिकल 130, आर्टिकल 70 या आर्टिकल 3। देखिए पता आंसर अगर बात करें तो हमारा आर्टिकल 3 इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्यों होगा, आपको पता होगा जब हम संविधान के भाग 1 की बात करते हैं, ये भाग 1 किसकी बात करता है, भारत एवं संघ राज्य क्षेत्रों की बात करता है। इसी के तहत कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं। देखिए अगर हम बात करें अपने संविधान के भाग 1 की, तो ये जो अपना भाग 1 है, इसके अंदर में 1 से लेकर के लगभग 4 तक आर्टिकल दिए गए, अनुच्छेद दिए गए। तो उसी में से जो हमारा आर्टिकल 3 है वो किसकी चर्चा करता है, वो चर्चा करता है कि जो सीमा परिवर्तन करना है उसके तहत जो भी प्रावधान है वो हमारे आर्टिकल 3 में इसके बारे में बताया गया है। तो याद रखिएगा जब भी आपसे पूछा जाएगा कि हमारा भाग है, यानी कि हमारे संविधान का पार्ट 1 किसकी चर्चा करता है, तो वो भारत एवं उसके संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है और इसके अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, किसी भी स्टेट का नाम में परिवर्तन करना है या उसके सीमा में परिवर्तन करना, ये सारा पावर किसको दिया गया, अपने पार्लियामेंट को दिया गया, यानी कि संसद इसमें सारा काम कर सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आर्टिकल 3। लेकिन याद रखिएगा इसमें एक आर्टिकल है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो एग्जाम में लगातार अभी पूछा जा रहा है, किस एक आर्टिकल के तहत हम संशोधन प्रक्रिया कर सकते हैं। यानी कि अमेंडमेंट की जब हम बात करते हैं तो अमेंडमेंट किस एक आर्टिकल के तहत हमें देखने को मिलता है, जो कि लगातार अभी एग्जामिनेशन से पूछा जा रहा है। तो देखिए वो आर्टिकल हमारा कौन हो जाएगा, 368। याद रखिएगा ये जो अपना आर्टिकल है 368, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा डी होगा, याद रखिएगा। लेकिन आर्टिकल 368 की बात करें तो ये हमारे अमेंडमेंट एक्ट की बात करता है, यानी कि जो हमारा संशोधन की बात करता है। याद रखिएगा संवैधानिक संशोधन की जब बात करते हैं तो किस एक आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 368 की तहत हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस बात पे ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए अब अगर बात करें हमारे पास कौन सा आर्टिकल आ जाता है, आर्टिकल 130 की बात करें तो अगर हम आर्टिकल 130 की बात करें तो यह सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। और आर्टिकल 70 की बात करें तो यह अपने राष्ट्रपति से संबंधित है, याद रखिएगा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके लिए कौन कौन हो जाता है, आर्टिकल 368 जो कि पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है। तो पेनाल्टी स्ट्रोक जो है याद रखिएगा वह 8 गज से, यानी कि जो हमारा है दूरी कितना होना चाहिए, 8 गज का दूरी होना चाहिए, इस बात पे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेरोजगार व्यक्ति वह होता है जिसे काम नहीं मिलता। बताइए एक बेरोजगार व्यक्ति जिसको काम नहीं मिलता तो आधा दिन, आंसर क्या आ जाएगा अपना, आधा दिन। क्लियर, चलिए निम्न में से कौन भारत में ब्रिटिश शासन की देन है। देखिए इसमें अगर हम बात करें, ऑप्शन हमारा छूट गया, ऑप्शन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका आंसर करेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी की बात करें तो 1, चलिए ऑप्शन बी की बात करें तो 2, 3 और 4, ऑप्शन सी की बात करें तो 1, 3 और 4,
और ऑप्शन डी की जब हम बात करें तो हमारा आ जाएगा 1, 2 और 4। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन भारत में ब्रिटिश शासन की देन है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सचिवालय आयोग एवं विधि का शासन। चलिए, ये भी देन है, इसको भी ब्रिटिश ने ही दिया है। आयोग विधि का शासन, ये भी किसने दिया है, ये भी ब्रिटिश ने दिया है। अगर बात करें सचिवालय विधि का शासन या विंग सचिवालय, देखिए ध्यान रखिएगा, पहला हमारा क्या है सचिवालय आयोग, दूसरे ऑप्शन हमारा क्या है लोक सेवा आयोग। याद रखिएगा ये हमारा क्या आ जाएगा लोक सेवा आयोग। चलिए फिर से करेक्ट कर लेते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। पहला हमारा क्या हो जाएगा सचिवालय आयोग, दूसरा हमारा हो जाएगा लोक सेवा आयोग। थर्ड में हमारा हो जाएगा वित्त आयोग। इसको सही कर लीजिएगा, यहां पे सी में हम अपना आ जाएगा वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन आ जाएगा, वित्त आयोग। ठीक है। डी की बात करें तो डी में हमारा आ जाएगा विधि का शासन। डी की बात करें तो इसमें हमारा आ जाएगा विधि का डी में हमारा आ जाएगा विधि का शासन। याद रखिए विधि का शासन। ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए सचिवालय की बात करते ये ब्रिटिश का देन है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी की जब बात करें लोक सेवा आयोग, यह भी ब्रिटिश ने दिया है, याद रखिएगा, यानी कि 1 और 2 ब्रिटिश ने दिया है। ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन की बात करें तो फाइनेंस कमीशन जो ब्रिटिश का देन नहीं है, याद रखिएगा, ये गलत हो जाएगा हमारा। और विधि का शासन ये भी दिया हुआ किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा दिया हुआ। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 1, 2 और 4 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि ये जो हमारा क्या हो जाएगा 1, 2 और ये अपना 4 हो गया है और ये 3 नंबर है। तो यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1, 2 और 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 1, 2 हमारा क्या हो जाएगा 1, 2 और 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो हमारा वित्त आयोग है ये ब्रिटिश के द्वारा दिया हुआ नहीं है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो यानी कि 1, 2 और 4 हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, इस बात को देख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 243 क्यू के तहत नगर पालिकाओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा नगर पालिकाओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया, 3 श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन सा, तो याद रखिएगा पहला हमारा है नगर पंचायत। ठीक है, नगर पंचायत, फिर नगर परिषद। क्वेश्चन क्या हमारा आर्टिकल 243 क्यू के तहत नगर पालिका को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला हमारा नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। देखिए जब इसकी बात करें तो याद रखिएगा 74 अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको लाया गया था। 74 अमेंडमेंट एक्ट के तहत किसके बारे में चर्चा करते हैं, म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बात करते हैं, नगर निगम के बारे में चर्चा करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। सम्राट अशोक ने अपने राज्य के 12वें वर्ष में भूमि सर्वेक्षण और न्याय के लिए जिन अधिकारियों को नियुक्त किया उन्हें क्या कहा जाता था, तो उन्हें रज्जुक कहा जाता। क्या कहा जाता मेरे भाई, उन्हें रज्जुक कहा जाता। क्या कहा जाता था, रज्जुक उन्हें कहा जाता। इस बात पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक स्वराज के कोष के लिए बिहार द्वारा कितनी राशि एकत्र की गई थी। तो याद रखिएगा 7.5 लाख। 7.5 लाख। अगर आपसे ये पूछा जाएगा पूरे भारत में कितना इकट्ठा किया गया था, तो पूरे भारत में 1 करोड़ इकट्ठा किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के मौर्यकालीन अभिलेख निम्न में से कहां पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा बिहार के मौर्यकालीन अभिलेख की जब बात करें तो हमें पश्चिमी चंपारण एरिया में देखने को मिलता है, जहां पे लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि बिहार के मौर्यकालीन अभिलेख की जब हम बात करते हैं मेरे भाई, तो याद रखिएगा यहाँ पे हमें लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और फिर हमें लौरिया अरेराज देखने को मिलता है। चलिए 1712 ईस्वी के आसपास सिंध पर किसने विजय प्राप्त किया था, यानी कि सिंध पर किसने विजय प्राप्त किया था। याद रखिएगा आपको पता होगा कि 1712 के आसपास में 1712 एडी में बाहर से लोग अपने इंडिया में एंटर करते हैं। तुर्की की बात करें या फिर हम बात करें अफगान की बात करें, तो ये लोग बाहर से आ रहे होते हैं। तो ये लोग क्या किए थे, आ करके अपने यहाँ पे हुकूमत
किए हुए थे, यानी भारत एंटर कर गए थे। तो ये लोग एक्चुअली आ कहाँ से रहे थे? ये लोग आ रहे थे अरब से। कहाँ से आ रहे थे? अरब से आ रहे थे, याद रखिएगा, अरब से आ रहे थे। और इन्होंने क्या किया? सिंध के आसपास के क्षेत्रों को इन्होंने जीत लिया था, जहां पर राजा दाहिर के बारे में सुनते हैं हम लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा 712 ईस्वी के आसपास सिंध पर किसने विजय प्राप्त किया था? तो अरब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज का स्थापना किसने किया था मेरे भाई? तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था पता है? इन्होंने इसका स्थापना किया था 1875 में। 1875 में आर्य समाज का स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए, अच्छा ये बताइए कि राजा राम मोहन राय के बारे में जब बात करते हैं तो इन्होंने सती प्रथा को बंद किया था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद किया था किसके साथ मिलकर के? विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के, याद रखिएगा, इन्होंने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के सती प्रथा को बंद किया था। कब? 1828 में। फिर अगर बात करें गोपाल कृष्ण गोखले, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। और अगर बात करें एनी बेसेंट के बारे में, तो ये ने 1917 में, जो पूछा गया है क्वेश्चन, 1917 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अपनी एनी बेसेंट, 1917 में इनको बनाया गया था। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए, नर्मदा नदी का उद्गम किस प्रकार का है? तो याद रखिएगा नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वह संरचनात्मक मूल का होता है, यानी कि स्ट्रक्चर ओरिजिन होता है। याद रखिएगा कितने क्या होता है? वो संरचनात्मक मूल का होता है मेरे भाई। बैडमिंटन में नेट के ऊपर सीधा और तेज शॉट का क्या कहा जाता है? यानी कि बैडमिंटन जब खेलते होंगे आप लोग, तो याद रखिएगा नेट के ऊपर सीधा और तेज शॉट को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उसको एरे कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहा जाता है? उसको एरे कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो हम सबको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? अपने बिहार में है। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा कुमार गुप्त ने किया था। कौन किया था मेरे भाई? कुमार गुप्त ने किया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था। विवाह, संविदा, श्रम कल्याण, बीमा, आर्थिक सामाजिक योजना जैसे विषय की सूची किसके अंतर्गत आते हैं मेरे भाई? तो याद रखिए किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं अपने समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? समवर्ती सूची की। तो देखिए समवर्ती सूची की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा जब भी हम अपने कंकरेंट लिस्ट की बात करेंगे तो हमारा जो शेड्यूल 7 है, शेड्यूल 7 की जब बात करते हैं तो यहीं पर हमें 3 लिस्ट देखने को मिलता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जो केंद्र के लिए, राज्य सूची जो राज्य के लिए, समवर्ती सूची जहां पर केंद्र और राज्य मिल करके काम करेगा। इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो जब भी विवाह को लेकर के, संविदा, श्रम को लेकर के, कल्याण बीमा को लेकर के, या भी किसी में इकोनॉमिकल और सोशल चेंजेस हम करेंगे तो उसके लिए क्या होगा कि राज्य और केंद्र मिल करके बात करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे एक और पूछा जाता है कि समवर्ती सूची की जब बात करते हो किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये भी पता होना चाहिए आपको। और हमारे शेड्यूल के 7 में इसके बारे में चर्चा किया गया, इस बात पे ध्यान रखिएगा। किसके बारे में? अपने सूची के बारे में, अपने लिस्ट के बारे में। क्लियर? चलिए, निम्न में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? तो देखिए क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें से कह रहा है कि कौन एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। देखिए हमारे संविधान की जब बात करते हैं यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का मतलब क्या होता है? जिसमें हम अमेंडमेंट कर सके, जिसमें हम चेंजेस ला सके, जिसमें बदलाव कर सके, उसको क्या बोलते हैं? हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं। क्लियर? लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। तो सबसे पहले अगर बात करें फाइनेंस कमीशन की, तो याद रखिएगा ये जो अपना फाइनेंस कमीशन है ये अपना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। याद रखिएगा ये अपना एक संवैधानिक निकाय है। बात करें चुनाव आयोग की, तो ये भी हमारा क्या है? ये भी चुनाव आयोग की जब बात करते हैं तो ये भी हमारा क्या है? हमारा संवैधानिक निकाय है मेरे भाई। और जब हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन की, तो याद रखिए ये हमारा गैर संवैधानिक निकाय है। तो ह्यूमन राइट्स हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा गैर संवैधानिक निकाय है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। लेकिन जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो ये भी क्या है हमारा? ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो यानी कि हमारा ए, बी और डी ये क्या है हमारा? ये तीनों के तीन हमारे क्या है? संवैधानिक निकाय है मेरे भाई, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है तो अपना ह्यूमन राइट्स कमीशन, याद रखिएगा ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है? ये अपना नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। ठीक है, तो समझ गया ना।
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या है? जो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत देखा जाता है, जिसको संविधान ने तैयार किया है, जिसको संविधान के प्रारूप के आधार पर काम किया जाता है। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो संविधान के थ्रू नहीं है, बस उसको हमारे कुछ लोगों ने मिल करके उनको तैयार किया। जैसे अगर नीति आयोग की बात करें, हम NHRC की बात करते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करते हैं, जिसको हमारे स्ट्रक्चर को, यानी कि हमारे संविधान की बात जब कर रहे होते हैं या फिर हमारे भारत की बात जब कर रहे होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का स्थापना किया जाता है, जो क्या करता है, अपने अपने तरीके से कार्यों को देखता है। इस बात पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है हमारा? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड सॉल्विजनी को अपना पहला चीफ आई ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा, नासा। आंसर क्या हो जाएगा? नासा। नेक्स्ट, किस भारतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भोजन कार्य और उत्पादकता का था? तो याद रखिएगा, ये जो हमारा पंचवर्षीय योजना था, तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना था। कौन था? 7th 5 ईयर प्लान की हम यहाँ पर बात करते हैं। लेकिन देखिए, पता है आपको, मैं बता दूं कि अभी 2 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, जहाँ से क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है कि 11th 5 ईयर प्लान और एक हमारा 12th 5 ईयर प्लान, जो कि समावेशी की विकास करता है, जो सबके विकास की बात करता है। तो याद रखिएगा, 11th 5 ईयर प्लान और 12th 5 ईयर प्लान हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, ये बताइए किस एक 5 ईयर प्लान के तहत हमने क्या किया? इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि जो हमारा महालनोबिस मॉडल है, जो हम अपने सेकेंड 5 ईयर प्लान में इसको देखते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री के विकास के बारे में बात करते हैं। कृषि के बारे में बात करें तो हम अपने पंचवर्षीय योजना पहली की बात करते हैं। जो हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना, उसमें हम किसकी बात करते हैं? कृषि के विकास की बात करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के बाद किस वर्ष मुगल प्रशासकों के अधीन कई क्षेत्रीय शक्तियां उभरी थी? याद रखिएगा, औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ? 1707। और जैसे ही 1707 में औरंगजेब का मृत्यु होता है, उसके बाद ब्रिटिश अपने पावर को आगे बढ़ाने पे काम करता है। वो पूरी तरीके से क्या करता है कि बंगाल में टूट पड़ता है और बंगाल के एरिया पे अपना कब्जा, अपना हुकूमत कर लेता है। क्योंकि इस समय औरंगजेब के मरने के बाद कोई भी पावरफुल शासक यहाँ पे नहीं था भारत में, जिस कारण से अलग अलग क्षेत्र शक्तियाँ उभरने को हमें देखने को मिलता है। इस बात पर ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो देखिए, सार्क का सदस्य नहीं है, कौन है? तो मालदीव। लेकिन याद रखिए, कौन सार्क का सदस्य, ये भी पूछा जाता है। सार्क का सदस्य कौन है? तो बहुत इजी फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इजी फॉर्मूला है कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि सार्क का सदस्य कौन कौन है, तो ये देखिए, ये तो पता चल गया सार्क का सदस्य ये नहीं है, मालदीव नहीं है। पर एक इजी फॉर्मूला क्या याद रखिएगा कि ये जो अपना प्यारा भारत है ना, भारत तो है ही सार्क में, और भारत के जितने पड़ोसी देश हैं वो सारे के सारे सार्क में आते हैं, बस चाइना को छोड़ करके। याद रखिएगा, चाइना को छोड़ दीजिए, बाकी जितने सारे देश है वो सारे के सारे सार्क में। जैसे अगर बात करें पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें श्रीलंका की बात करें, भूटान की बात करें, तो ये सारे जो नेशंस है, जो हमारे भारत के पड़ोसी देश है, सिर्फ चाइना को छोड़ करके वो सारे के सारे देश क्या है? हमारे सार्क के सदस्य है, सार्क के मेंबर है। लेकिन मालदीव हमारा क्या है? सार्क का मेंबर नहीं है, याद रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के साथ परमाणु वार्ता की पुष्टि की थी? याद रखिए, ईरान के साथ। किसके साथ किया मेरे भाई? तो ईरान के साथ उसने यह वार्ता किया है। निम्न में से कौन जिला प्रशासन का हिस्सा नहीं है? यानी पूछ रहा है मेरे भाई कि कौन सा एक ऐसा पार्ट है इसमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं है? तो याद रखिएगा, डाक सेवाएं की जब बात करते हैं, पोस्टल सर्विसेज की बात करते हैं, तो यह जो है अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आता, यानी कि अपने जिला प्रशासन का हिस्सा नहीं माना जाता है। चलिए, भारत के किसी व्यक्ति की नागरिकता निम्न में से किसके द्वारा समाप्त की जा सकती है? त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर, या उपयुक्त सभी? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जब हम सिटीजनशिप की बात करते हैं, नागरिकता की बात करते हैं, तो याद रखिएगा हमारे संविधान के यह भाग 2 में वर्णित किया गया है। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक, याद रखिएगा। नागरिकता की जब बात करते हैं तो किसमें हमारा है? भाग 2 में है। और आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक इसकी हम चर्चा करते, ध्यान दीजिएगा। चीन के निषिद्ध नगर फॉरबिडन सिटी कहाँ है? याद रखिएगा, बीजिंग में है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1904 में हुआ था। अच्छा, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनका डेथ विदेश में हुआ था, हमारे भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनका डेथ विदेश में हुआ था, तो ये भी कौन है? अपने लाल बहादुर शास्त्री जी ही हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस एक भारत के प्रधानमंत्री का जो डेथ है, जो मृत्यु है, वो विदेश में होता है, तो अपने लाल बहादुर शास्त्री। इनका जन्म कब होता है मेरे भाई? तो 1904 में इनका जन्म होता है, याद रखिएगा। चलिए
निम्नलिखित में से कौन अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पूछ रहा है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि परमानेंट सेटलमेंट को लाया किसने था, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो आपको पता होगा कि 1793 में, यानी कि 1793 की जब हम बात करते हैं, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। यही कॉर्नवालिस ने क्या किया था कि अस्थायी बंदोबस्त को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके तहत जो जमींदार थे उनको कर वसूलने का, लगान वसूलने का कार्य दिया गया था, जिसमें किसानों को हानि हो रहा था, जिसमें किसानों को दिक्कत हो रही थी, किसानों को समस्याएं हो रही थी। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है? सरकार के लिए वार्षिक राजस्व सुनिश्चित करना। बिल्कुल सही। अस्थायी बंदोबस्त क्या करता था? सरकार के लिए पैसा इकट्ठा करता था। दूसरा अगर बात करें तो एक बार बंदोबस्त सरकार मुक्त करता था, बिल्कुल सही है। ये जमींदारों को वर्ग बनाता था, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या किसानों के हित के लिए कर रक्षा करता था? ये तो किसानों के हित के लिए काम नहीं करता था। लेकिन ये क्वेश्चन पूछे ना पूछे, लेकिन दो क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे कि ये जो अस्थायी बंदोबस्त है ये लाया कब गया था? तो 1793 में। पहला चीज लाया किसने था? कॉर्नवालिस ने लाया था। और आप ये भी पता होना चाहिए, ये जो अपना कॉर्नवालिस है, आज जो हमारा प्रशासन व्यवस्था आप देख रहे हैं, जो पुलिस व्यवस्था देख रहे हैं, इसको लाने वाला भी कौन है? इसका जनक भी किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, चलिए मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का प्रशासन कौन करता है? यानी कि जो हमारा इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक एसोसिएशन की जब हम बात करते हैं, तो इसको प्रशासनिक रूप से इसको कौन हैंडल करता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। इसको कौन इसको देख रहा होता है? तो याद रहिएगा, इसको देखने वाला कौन है? तो अपना IBRD होता है मेरे भाई। याद है कौन है? IBRD, यानी कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसको देखता है, इसको प्रशासनिक रूप से सारे कारोबार को संभालता है। इस बात पे ध्यान रखिएगा मेरे भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत ने महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की किस सभा सत्र में भाग लिया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन हमारा ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 69वां में इन्होंने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन के फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत हम क्या देखते हैं, किसमें रैमजे मैकडोनाल्ड जो हैं इस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन पता है क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने हिस्सा लिया था? तो याद रखिएगा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने हिस्सा लिया था? तो गांधी जी ने हिस्सा लिया था। और भीमराव अम्बेडकर साहब ने तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उन्होंने हिस्सा लिया था। इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड था। इस बात पे ध्यान रखिएगा। RDBMS का पूर्ण रूप क्या है? याद रखिएगा RDBMS का पूर्ण रूप है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। याद रखिएगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है मेरे भाई। इस बात पे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? तो हम सबको पता है कि त्रिपिटक जो बौद्धिज्म से संबंधित है, जो बुद्ध धर्म से संबंधित है। भारत के संघीय ढांचे इनमें से कौन दर्शाता है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फेडरल सिस्टम, मतलब अभी के समय जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो बहुत चर्चे में चल रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, तो इसका आंसर हम सही करेंगे। देखिए क्या होगा इसका आंसर। देखिए जब भी आपसे संघीय ढांचे के बारे में बात कर रहा है, फेडरल ढांचे के बारे में बात करते, याद रखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पावर जो है ना हर छोटे से छोटे लेवल पावर को दिया जा रहा है, यानी कि हर छोटे स्तर पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, पंचायत की बात करते हैं, म्यूनसिपैलिटीज की बात करते हैं, सेंट्रल के पास अपना पावर है, स्टेट के पास अपना पावर है। तो ये सारा चीज हम कहाँ देखने को मिलता है? अपने फेडरल स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है मेरे भाई। तो यानी कि सीधी सी बात है, इसका मतलब तो आपको पता चल ही गया होगा कि ऑप्शन डी क्या हमारा मल्टी लेवल गवर्नमेंट की हम बात करते हैं अपने फेडरल सिस्टम में, है ना। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मल्टी लेवल गवर्नमेंट की जब बात करते हैं तो किसमें हमारा है? वो हमारा फेडरल सिस्टम में, ठीक है ना। जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर होता है, संघीय ढांचा होता है, उसी में हम किसकी बात करते हैं? बहुस्तरीय सरकार, केंद्र राज्य और स्थानीय सरकार की हम बात करते हैं। तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल के बाद मगध का वह कौन शासक था जिसे असंख्यक शत्रुओं का विजेता कहा गया? तो याद रखिए वो कोई और नहीं बल्कि अपने कृष्णगुप्त साहब थे। कौन थे? कृष्णगुप्त साहब, ठीक है। चलिए भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? यानी आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे को प्रकाशित किया जाता है, उसको पब्लिश किया जाता है। कौन करता है पब्लिश? तो याद रखिएगा पब्लिश करने वाले कौन है? अपने फाइनेंस कमीशन। कौन है? अपने फाइनेंस कमीशन, यानी कि वित्त आयोग। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? फाइनेंस कमीशन, यानी कि
वित्त मंत्रालय। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? तो याद रखिएगा 1923 की जब बात करते हैं स्वराज पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने किया था। किसने किया था मेरे भाई? तो 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने किया था। सीआर दास ने किया था। तो याद रखिएगा स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए, एजलेस बॉडी और टाइमलेस माइंड पुस्तक के लेखक कौन थे? याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दीपक चोपड़ा। दीपक चोपड़ा। बिहार को एक पृथक प्रांत के रूप में कब गठित किया गया था? तो याद है बिहार को प्रांत के रूप में गठित किया गया था 1914 में मेरे भाई। कब किया गया था? 1914 में इसको गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रहेगा राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी प्रतिवर्ष जो दिवस मनाया जाता है वो कब? 21 मई को बनाया जाता है। तो याद रहे कब मनाया जाता है? 21 मई को बनाया। देखिए आपको मैं बता दूं कि 21 मई को क्या मनाया जा रहा है? तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस बात पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान को मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया द्वारा किस किले में बंदी बनाया गया था? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी। याद रखिएगा कहते हैं कि रजिया गुंडों में फंस गई। बिल्कुल सही बात है, रजिया गुंडों में फंस गई थी। रीजन यही था कि इसका भाई इसको फंसा दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा तो रजिया सुल्तान को मालिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया द्वारा किस किले में बंदी बनाया गया था? तो भटिंडा, यानी कि हरियाणा के पास याद रखिए भटिंडा का किला है, वहीं पर इसको क्या किया गया था? बंदी बना करके रखा गया था। भारत मुद्रा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? याद रखिएगा मुद्रा की सबसे पहले जो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो वह मुद्रा ही होती है, यानी कि विनिमय का यह माध्यम होता है, यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का यह माध्यम होता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि उसने क्या किया था? ईरानियों को से मुक्ति दिलाई, यूनानियों से मुक्ति दिलाई, शकों से मुक्ति दिलाई या फिर यूचियों से मुक्ति दिलाई? तो याद रखिएगा इसने यूनानियों से मुक्ति दिलाया था। किससे मेरे भाई? तो यूनानियों से इन्होंने क्या किया था? मुक्ति दिलाया था। इस बात पे ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आज हमने क्या किया? आज हमने अपने हिस्ट्री के सेक्शंस को, पॉलिटी के सेक्शंस को और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हमने यहाँ पर देखा जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपके सामने आएंगे मधुकर मुरारी सर जो आपके सामने साइंस के क्वेश्चंस को, ज्योग्राफी क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए जोश, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, धन्यवाद। तो साइंस का सेक्शन हम लोग शुरू करते हैं। जो बिहार दरोगा का जो डिस्कशन है उसका साइंस का सेक्शन, चलिए साइंस और ज्योग्राफी खास करके हम लोग देखेंगे। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। ऑलरेडी अभी तक आपने देख चुका है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मरकरी इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय? मरकरी इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय? तो आप देखोगे ये कौन से एलॉय में मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन मॉडिफाइड है। एक्चुअली ये अमलगम के बात किया जा रहा है। किसके बारे में बात किया जा रहा है? अमलगम के बारे में बात किया जा रहा है। अमलगम। तो अमलगम क्या होता है? अमलगम एक ऐसा मिश्र धातु होता है, अमलगम एक ऐसा मिश्र धातु होता है यानी कि एलॉय होता है जिसमें एक बात की सियोरिटी होती है यानी कि Hg यानी कि पारा का इस्तेमाल होना आवश्यक है। अगर पारा का इस्तेमाल हुआ किसी भी अमलगम में, एक मेटल जो भी हो, अगर पारा रहेगा तभी इसको अमलगम कहेंगे, तभी इसको अमलगम कहेंगे। चलिए, तो ऑप्शंस आपके सामने है। हाईली कलर्ड एलॉय, नहीं ये तो नहीं होगा ना आंसर। चलिए नेक्स्ट है कार्बन एलॉय, ये भी नहीं है। नेक्स्ट लिखा है मरकरी एलॉय यानी पारदयुत मिश्र धातु, बिल्कुल। तो मैंने क्या बोला, एक मरकरी पक्का होना ही होना चाहिए तभी जाके आपका आंसर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का 2 नंबर क्वेश्चन का साइंस का जो क्वेश्चन है आपके सामने क्या है, अमलगम किसे कहते हैं? अमलगम एक ऐसा एलॉय है, एक ऐसा मिश्र धातु है जिसमें
एक कम से कम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पड़ा हो, तो बिल्कुल इसका आंसर आपके सामने पड़ा है मरकरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के सामने पड़ा हुआ है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिएशन बेल्ट अराउंड द अर्थ आर। रेडिएशन बेल्ट अराउंड द अर्थ आर, तो इस क्वेश्चन को हम अच्छे से आपको समझाते हैं। चलिए बात क्या है कि जो हमारा अर्थ है ना, तो हमारे अर्थ के चारों तरफ जो सन से लाइट आता है या जो रेडिएशन क्रिएट होता है, उसकी वजह से होता क्या है कि बहुत सारा चार्ज पार्टिकल या फिर एक्स्ट्रा जो मटेरियल्स आते हैं उनका एक बेल्ट बन जाता है, चार्ज पार्टिकल्स का बेल्ट बन जाता है चारों तरफ सर्कल में, ठीक है। तो उसके बारे में सबसे पहले बताए थे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम ही था क्या देखोगे कि वैन एलेन। क्या नाम था? वैन एलेन। और उस बेल्ट को ये लगभग बताए थे, आप देखोगे कि 1958 के आसपास इन्होंने, वैन एलेन नाम के साइंटिस्ट ने, इस चार्ज पार्टिकल का जो सरकम्फ्रेंस बना हुआ है चारों तरफ, सरकम्फ्रेंस किसके? अर्थ के चारों तरफ, क्या ये एक बेल्ट बना हुआ है। इसके बारे में किसने एक्सप्लेन किया? हम देख रहे हैं कि वैन एलेन नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया। तो इसीलिए इस बेल्ट का ही नाम डेडिकेट कर दिया गया इनके खुद के नाम पे, और इसीलिए देखोगे कि इस बेल्ट को वैन एलेन ही कहा जाता है। तो रेडिएशन बेल्ट अराउंड द अर्थ, रेडिएशन बेल्ट किसका? चार्ज पार्टिकल का, चार्ज्ड पार्टिकल्स का रेडिएशन बेल्ट जो होता है अर्थ के चारों तरफ, उसके बारे में किसने सबसे पहले बताया था? वैन एलेन ने बताया था, इसीलिए उनको उस बेल्ट को ही डेडिकेट कर दिया उनके नाम पे, यानी कि वैन एलेन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्वार्फ प्लैनेट। तो ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह कौन सा नहीं है? चलिए तो एक नंबर में इरिस लिखा हुआ, ये तो बौना ग्रह ही है। चलो प्लूटो के बारे में आप देखोगे कि प्लूटो लगभग 1927 से लेके 1927 से, चलिए हम इसको एक डिटेल में समझाते हैं। प्लूटो जो है ये 1927 में इसको ग्रह का दर्जा दिया गया। किसको? प्लूटो को ग्रह का दर्जा दिया गया था, लेकिन आप देखोगे कि 2006 में इसे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया, यानी कि इसको बौना ग्रह बना दिया गया। तो 1927 से लेके 2006 तक इसको ग्रह का दर्जा था, यानी कि प्लेनेट ही था ये इस टाइम पीरियड में। अब बना दिया गया, कर दिया गया, क्या मतलब? इसका साइज बढ़ गया? बिल्कुल नहीं, प्लूटो जो था वही है, जो कर रहा था वही है। लेकिन बात क्या है कि इस टाइम पीरियड तक जैसे ही 2006 में डिफिनीशन आया कि आखिर प्लेनेट कहेंगे किसको, तो ये डिफिनीशन को फुलफिल नहीं कर पाया। कौन? प्लूटो। इसलिए इसको बौना ग्रह कह दिया गया, ठीक है। फिर भी ये ग्रह के जैसा ही सूर्य के चारों तरफ घूमता है और एक गोला में ही बना हुआ है, लेकिन क्योंकि बहुत छोटा साइज है इसलिए इसको नहीं माना जाता। तो ये भी बौना ग्रह, ये भी बौना ग्रह। क्वेश्चन में पूछा है मेक ये भी एक बौना ग्रह। मार्स, चलिए मंगल के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि यही आंसर हो जाएगा, मंगल तो बौना ग्रह नहीं है हमारा। अगर पूरा का पूरा जो प्लैनेट्स है, टोटल 8 प्लैनेट्स हैं हमारे। 8 प्लैनेट्स कौन सा है? सबसे पहले आप देखोगे कि मर्क्यूरी के बाद वेनस के बाद अर्थ के बाद मार्स। अब देखिए मार्स मैंने बताया चौथा नंबर पे है। ये सन से दूरी के आधार पे मैं बात कर रहा हूं ना, आप देख रहे हो कि सन से दूरी के आधार पे बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले अगर सन है तो सन के चारों तरफ ये लोग चक्कर लगाते हैं, आपको भी पता है। तो सन से दूरी के आधार पे मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे पहला एक नंबर पे कौन है? मरकरी यानी बुध ग्रह, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स। उसके बाद आप देखोगे कि जुपिटर है। कौन है? जुपिटर के बाद आपको पता है कौन है? बताइए तो। जुपिटर के बाद सैटर्न है। उसके बाद है यूरेनस और फिर नेपच्यून। तो ये 8 प्लैनेट्स जो है, यही सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं हमारा, ठीक है। बचे हुए जितने भी आपके ऑप्शंस में आ रहे हैं ये सब के सब या तो डॉर्फ प्लैनेट होंगे या फिर नहीं भी हुए तो मेन प्लैनेट्स तो नहीं होंगे। तो आपके पास टोटल ये इतने प्लैनेट हैं, ये मैंने सीरियली लिखा है। किस आधार पर लिखा है? आप देख रहे हो कि सन से दूरी के आधार पे। वही अगर साइज के आधार पे लिखे तो सबसे बड़ा ग्रह 1 नंबर पे जुपिटर हो जाएगा, 2 नंबर पे सैटर्न, 3 नंबर पे यूरेनस और 4 नंबर पे नेपच्यून। ऐसे करके बढ़ेगा, तो 1 2 3 आप याद रखो, सफिशिएंट है। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे फटाक से, है ना।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ नॉट इज अ कैपिटल, विच वन इज नॉट अ कैपिटल, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। चलिए, तो इस्लामाबाद एकदम राजधानी है किसका, इस्लामाबाद किसका राजधानी है बताइए तो, कुत्ते के आकार का एक देश है ना हमारा बच्चा यानी कि भारत का बच्चा। अब देखिए भारत का जो बच्चा है भारत के ही खिलाफ षड्यंत्र करते रहता है, पता है आपको, लेकिन अभी जो हमारा गवर्नमेंट है या हम लोग भी हैं अपने बच्चे को शौक सिखाने में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, है ना। तो अब हमारा बच्चा हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर पाता, तो उसका नाम आपको पता है पाकिस्तान। तो बहुत ज़्यादा नफरत करने की ज़रूरत नहीं है आपको पाकिस्तान से, क्योंकि हमारा ही पैदा हुआ बच्चा है। चलिए कोई बात नहीं, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है लंदन, लंदन भी पता है आपको यूके का कैपिटल है, बिल्कुल। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में समस्या है, न्यूयॉर्क क्या आपको लगता है कि न्यूयॉर्क यूएसए का राजधानी है? बिल्कुल नहीं, यूएसए का राजधानी आपको पता है कौन सा है, वाशिंगटन डीसी। यूएसए का राजधानी ये बिग सिटी, एक बिग सिटी है किसका, यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक बड़ा सिटी है ना। और इसकी अगर कैपिटल की बात किया जाए, इसका कैपिटल, तो यूएसए का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। क्या नाम है, वाशिंगटन डीसी, इसका नाम है वाशिंगटन डीसी, है ना। चलिए, तो आप देखोगे नेक्स्ट है पेरिस, पेरिस तो आपको पता है फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है ना। और देखोगे पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ बताइए तो आप लोग कमेंट में। पेरिस बसा हुआ है सीन नदी के किनारे, सीन रिवर के किनारे बसा हुआ कौन, पेरिस। चलिए, तो आपसे क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन बता दोगे कि न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताओगे। और सारे के सारे कमेंट को हम लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताना हमारे कमेंट सेक्शन में कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये आसान सा क्वेश्चन है। चलिए, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, विच इंडियन रिवर इज नोन एज बायोलॉजिकल डिजर्ट, है ना। किस भारतीय नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो जैविक मरुस्थल कहने का मतलब ये हुआ कि बायोलॉजिकल डिजर्ट का मतलब ये हुआ कि जिसमें बायोलॉजिकली कहने का मतलब बहुत सारा प्राणी बहुत कम अमाउंट में जो पाए जाते हो, है ना, नहीं पाए जाते हो, ठीक है, यानी कि जलीय जीव नहीं पाए जाते, उसी को बायोलॉजिकल डिजर्ट कहेंगे ना। तो इसमें आप देखोगे कि नोयला नदी नहीं, ये दामोदर नदी हो जाएगा। कौन सा नदी हो जाएगा, दामोदर नदी हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी, दामोदर नदी, है ना। दामोदर नदी बताइए तो कहाँ बहता है, दामोदर नदी बिहार से सटे किसी राज्य में बहता है ना। तो बताइए दामोदर नदी कहाँ बहता है, बिहार से सटे राज्य में बहता है कि नहीं बहता है, ये आप लोग आंसर में बताओगे। दामोदर किस नदी किस किस राज्य में बहता है, इसका जवाब आप लोग कमेंट करके दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, विच इज अ यूनिक फोक डांस ट्रेडिशनल ऑफ हिमाचल प्रदेश। चलिए, तो हिमाचल प्रदेश में दांद्री नहीं, हिमाचल प्रदेश में नहीं होता। छीरो, बिहू, बिहू भी नहीं होता, बिहू तो इधर होता है। नाती, हाँ, नाती जो है ये आप देखोगे कि हिमाचल प्रदेश का एक ट्रेडिशनल फोक डांस है, यानी कि अनूठी नृत्य परंपरा है, ठीक है। किसका, हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है, पता है ना आपको। हिमाचल प्रदेश के बगल में कौन सा स्टेट है, हिमाचल प्रदेश देखोगे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के साथ इधर देखोगे नीचे में कौन है, उत्तराखंड, एक साइड कौन है, पंजाब। तो ये ऊपर में इसका लोकेशन है ना हिमाचल प्रदेश, हिमालय का पार्ट है हिमाचल प्रदेश में, तो पहाड़ी एरिया है। नाती, नाती जो डांस फेस्टिवल होता है ये परफॉर्म कहाँ किया जाता है, आप देखोगे कि बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच इज लॉन्गेस्ट यूनियन टेरिटरी इंडिया, विच इज लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी की बात करो तो मैं तो बोलूंगा कि ये है कहाँ, बताओ तो जरा, सबसे लार्जेस्ट यूटी हमारे इंडिया का कौन सा है, ये है जम्मू एंड कश्मीर और लेह एंड लद्दाख में से बताओ तो, लद्दाख है, लद्दाख। लेकिन ऑप्शन में क्योंकि लद्दाख नहीं है, ठीक है, इंडिया का क्वेश्चन पूछिएगा अगर इंडिया का तो लद्दाख आपको जानना है, और है भी, वो बात अलग है कि इसका कुछ पार्ट चाइना और कुछ पार्ट पाकिस्तान हड़प के रखा है, लेकिन फिर भी है तो हमारा ना, हमारी जमीन है, मर के लेंगे या कट के लेंगे या मार के लेंगे, लेंगे ही लद्दाख, आज नहीं तो कल हमारा होना ही है, वो तो आपको भी पता है, ठीक है। तो चलिए, इसमें लिखा है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो दिए गए ऑप्शन में से आपको चुनना है, लद्दाख ऑप्शन में है नहीं तो इसको 2 मिनट का भूल जाइए। गोवा, गोवा तो बहुत छोटा सा है, और वैसे भी गोवा क्या है, गोवा एक स्टेट है, यूटी है ही नहीं,
तो गोवा तो वैसे ही साइड हो गया, क्योंकि ये तो यूटी है ही नहीं, यूटी पूछ रहा है, गोवा तो एक स्टेट है। नेक्स्ट लिखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, देखते हैं पुडुचेरी, पुडुचेरी तो अंडमान निकोबार से बहुत छोटा है। नेक्स्ट चंडीगढ़, चंडीगढ़ भी छोटा है। ये दोनों का दोनों यूटी तो है, लेकिन छोटा है किससे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। आपको पता है कि जो हमारा इंडिया है ना, यहाँ पे बहुत सारा आइलैंड्स का सीरीज है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 36 आइलैंड से छोटा छोटा, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल जो होता है, 10 डिग्री चैनल, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग करता है। कौन? 10 डिग्री चैनल। इसी में जो सबसे नीचे वाला होता है, ये कौन सा है? ग्रेट निकोबार। इसका नाम है आइलैंड का ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार पे ही आप देखोगे कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या है? इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। लेकिन मेनलैंड का अगर पूछ दिया तो मेनलैंड का है कन्याकुमारी। मेनलैंड का है कौन? कन्याकुमारी। मेनलैंड का कन्याकुमारी। क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा, इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट तो इंदिरा पॉइंट, इंडिया के मेनलैंड का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट तो कन्याकुमारी। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पार्ट है। वही कन्याकुमारी अगर पूछ दिया तो कन्याकुमारी आप देखोगे कि ये तमिलनाडु का पार्ट है। किसका पार्ट है? तमिलनाडु का, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आप लोगों ने सही लगाया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही आंसर होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देख चुके हैं, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताना। हाउ मेनी सेशन ऑफ लोकसभा आर हेल्ड इन एनुअली? एक सत्र में क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक सत्र में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं। तो आपको भी पता है, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि एक सत्र में लोकसभा के टोटल तीन सत्र होते हैं ना। तो आपके पास ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबको पता ही होगा। तो 3 सत्र होते हैं, बिल्कुल सही। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। मैच द फॉलोइंग प्रोसेस एंड पॉल्यूटेंट रिमूव्ड। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, इसमें से मैच करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे सक्रिय कार्बन नियतांक, कलर, रंग, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपके पास ऑप्शन है, आप देखोगे वातन निस्यंदन, लोहे का निष्कासन, उपक्रम पड़ासन, एक्सेस अतिरिक्त लवण, ठीक है, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्ट्रेशन, सक्रिय कार्बन नियतंग, रंग, और यूवी उपचार, माइक्रोऑर्गेनिज्म, सूक्ष्मजीवी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। नेक्स्ट में सबसे पहले क्या है? वातन निस्कंदन, ठीक है, लोहे का निष्कासन, उपक्रम पड़ासन, अतिरिक्त लवण, सक्रिय कार्बन निस्यंदन। चलिए, इस क्वेश्चन में लग रहा है कुछ मॉडिफाइड है, तो हम लोग क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। क्वेश्चन लेके देख लेते हैं कि क्या इसमें मॉडिफाइड है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम बढ़ते हैं। एरिएशन एंड फिल्ट्रेशन, वातावरण निस्कंदन। तो ये देखोगे वातावरण निस्कंदन यानी एरिटेशन एंड फिल्ट्रेशन जो होगा, चलिए ये होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, ठीक है। चलिए, यानी कि ए में हो रहा आपका 4, ठीक है। नेक्स्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब समझते हो आप? ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? कोई भी गैस जो होता है वो वातावरण में फैलता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में कौन हो जाएगा कि रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से आप देखोगे कि आयरन का रिमूवल के लिए ये वर्क करता है, यानी कि हो जाएगा बी में क्या हो जाएगा? 1। इसमें थोड़ा सा बढ़िया सा मॉडिफिकेशन है, लेकिन कोई बात नहीं। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्ट्रेशन, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्ट्रेशन यानी कि
तो इस दोनों के अनुसार आप देखोगे कि कौन सा आंसर हो जाएगा, 4 और 1, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, आइडेंटिफाई द केमिकल फार्मूला ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिएगा, अब पोटेशियम यानी कि के, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19, ठीक है। तो 19 होता है, तो इसका जब वैलेंसी आप निकालोगे तो 2, 8, फिर 8, फिर 1, तो वैलेंसी 1 हो गया, ठीक है। आपको भी पता है हाइड्रोक्साइड का भी वैलेंसी 1 होता है, लेकिन ये OH माइनस होता है और ये K प्लस होता है ना, K प्लस और OH माइनस, और दोनों एक साथ आएगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यही हो जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KOH। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड देखा जाए तो सोडियम ऑक्साइड का भी फॉर्मूला KOH हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे यही पूछा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, तो KOH चलो देखते हैं। K2H2 नहीं, ये तो गलत है, ये नहीं होगा। K2O नहीं होगा, हाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर ए ही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, अरेंज द फॉलोइंग इकोसिस्टम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोडक्टिविटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोडक्टिविटी, चलिए तो देखोगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोडक्टिविटी, अरेंज द फॉलोइंग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में आपको बताना है जिसका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोडक्टिविटी के बारे में आता है। निम्न परिस्थितियों तंत्रों के उत्पादन में घटते क्रम में उपक्रम आपको बताना है। चलो तो सबसे पहले देखते हैं ओशियन, नहीं ये तो सबसे बड़ा पहले ही लिख दिया गया है, मैनग्रूव्स। हाँ मैनग्रूव्स पहले हो सकता है, मैनग्रूव्स के बाद ओशियन, नहीं ये तो लास्ट में होना चाहिए था, तो मैनग्रूव, हाँ ठीक है, मैनग्रूव ग्रासलैंड, ठीक है ये सही जा रहा है। नेक्स्ट लेक, लेक के बाद ओशियन, ये सही है। देखोगे आप मैनग्रूव, मैनग्रूव ग्रासलैंड, फिर लेक, फिर ओशियन, तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा। चलिए तो 26 नंबर का आप देख रहे हो कि सी आंसर हो गया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन नॉर्मल ह्यूमन सेल। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, इनमें आप देखोगे कि 23 पेयर्स, कितने 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम कितने पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब इस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम को जो होते हैं ह्यूमन बीइंग में, इसमें देखोगे कि जो 22 पेयर्स होते हैं, ये 22 पेयर्स ये मेल और फीमेल में समान ही होते हैं। यानी कि ये 22 पेयर जो क्रोमोसोम होते हैं ना, जो जिस कैरेक्टर के साथ मेल में होते हैं सारे के सारे कैरेक्टर फीमेल में यानी कि सेम टू सेम होते हैं। बचा एक पेयर, तो एक पेयर जो होता है मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। मेल में आप देखोगे कि XY क्रोमोसोम पाया जाता है, ये मेल वाला में, और जब फीमेल वाले में देखोगे तो XX क्रोमोसोम पाया जाता है, किसमें, फीमेल वाले में। अब समझिए यहाँ पे क्या बात है कि मैंने बोला कि मेल वाले में XY क्रोमोसोम और फीमेल वाले में XX क्रोमोसोम, यही Y जो है ना, ये XY और XX, यही मेल बच्चा पैदा ले रहा है, यानी बेबी जो पैदा लेगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, यही क्रोमोसोम आपको डिसाइड करके बताता है। आप समझिएगा इसमें कि मान लेते हैं कि मेल का XY है और फीमेल का तो दोनों XX ही है ना। तो समाज में जो भी प्रचलन हो या फिर गांव घर में जो भी बात बोली जाती हो, लेकिन फैक्ट आपके सामने बायोलॉजी के अनुसार कि बच्चा जो पैदा लेगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे हो कि मेल ही डिसाइड करता है, उसमें फीमेल का कोई योगदान नहीं था। क्योंकि फीमेल में तो X क्रोमोसोम एक जाना ही है, दोनों का मिला के X क्रोमोसोम एक फीमेल की तरफ से जाएगा ही जाएगा, इसकी गारंटी है। मेल की तरफ से X क्रोमोसोम जाएगा कि Y क्रोमोसोम जाएगा, ये डिसाइड करेगा कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। अगर मेल की तरफ से Y क्रोमोसोम गया तो बॉय बेबी होगा, और अगर आप देखोगे कि मेल की तरफ से X क्रोमोसोम चला गया तो बेबी क्या होगा, ये गर्ल बेबी होगी। ये फैक्ट है, ठीक है। अब देखिए मैंने बोला 22 यानी कि 23 पेयर, तो पेयर मतलब कि 2 यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में। बात तो यही हुआ ना। तो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, 43 नहीं, 44 भी नहीं, 45 भी नहीं, यानी कि 46 ही आंसर हो जाएगा। 32 का डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन। चलिए तो सबसे पहले यही बात हम लोग समझ लेते हैं, आखिर ये रेसिडुअल माउंटेन या अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं, समझिएगा बात को। तो मान लेते हैं कि एक माउंटेन का निर्माण हुआ है ना, रीजन बहुत सारे माउंटेन के निर्माण में हो सकते हैं, जैसे कि
आपको पता है फोल्डिंग माउंटेन हो सकते हैं या फिर वोल्केनो इरप्शन से भी माउंटेन्स बन सकते हैं। और माउंटेन बनने के बाद बहुत टाइम के बाद हाई टेम्परेचर, प्रेशर वेरिएशन या बारिश की वजह से माउंटेन घिस घिस के छोटा हो गया। ठीक है, यही माउंटेन घिस घिस के छोटा हो गया। तो बहुत सालों पुराना जो माउंटेन होता है, रीजन किससे बना उससे इसमें लेना देना नहीं है, बहुत साल पुराना जो माउंटेन होता है उसी को आप देखोगे कि रेसिड्यूअल माउंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिड्यूअल माउंटेन, यानी मिलियन ईयर्स पहले, लाखों साल पहले बना हो, मिलियन ईयर्स पहले बना हो, और इसमें क्या होगा कि घिस घिस के छोटा हो गया हो, यानी कि टूट टूट के हाई टेम्परेचर, प्रेशर, बारिश, ये सारी चीज़ों को झेलते झेलते बहुत छोटा हो गया हो, उसको रेसिड्यूअल माउंटेन कहते हैं, यानी कि अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। इसमें हिमालय तो बहुत नया, सबसे नया पर्वतों में से एक है हिमालय। तो हिमालय तो होगा ही नहीं, ये तो रेसिड्यूअल माउंटेन होगा नहीं, फोल्डिंग माउंटेन है। हिमालय क्या है आप देखोगे कि फोल्डिंग माउंटेन है हमारा हिमालय। ठीक है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा चोटी, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चोटी माउंट एवरेस्ट कौन सा है? हिमालय का ही सबसे बड़ा चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? देखोगे आप कि नेपाल में पाया जाता है। उसको नेपाल में गहिरमाथा के नाम से भी जाना जाता है, गहिरमाथा नहीं सॉरी, सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है माउंट एवरेस्ट का। और माउंट एवरेस्ट का जो पीक देखोगे, माउंट एवरेस्ट, आप देखोगे कि माउंट एवरेस्ट का हाइट अगर देखोगे तो 8848 मीटर है। कितना है? 8848 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोमीटर बोल सकते हो आप। 9 किलोमीटर के आसपास हिमालय का टोटल हाइट है। नेक्स्ट इंडिया में देखो किलिमंजारो, तो इंडिया में है नहीं, इतना इंडिया में है नहीं। अरावली, हाँ अरावली जो है राजस्थान के अंदर है, ये एकदम रेसिड्यूअल माउंटेन है, बहुत पुराना। पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे पुराना माउंटेन का नंबर देखा जाए तो उसमें लगभग नंबर में ही आएगा कौन? अरावली, सबसे पुराना माउंटेन है। ठीक है, अरावली राजस्थान के अंदर है ना। अरावली कहाँ है? राजस्थान के अंदर, पता है आपको, इंडिया के राजस्थान के अंदर अरावली माउंटेन है। और ये एक रेसिड्यूअल माउंटेन भी है। कौन सा माउंटेन है? रेसिड्यूअल माउंटेन। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यही आंसर हो जाएगा ना कि रेसिड्यूअल माउंटेन यानी अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? तो अरावली ही अवशिष्ट पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, जोग फॉल इन कर्नाटका इज लोकेटेड इन विच रिवर? जोग जलप्रपात क्वेश्चन पूछा है। जलप्रपात समझते हो आप लोग? जोग जलप्रपात किस नदी पे है? तो आप देखोगे, मान लेते हैं कि कहीं से ऐसे आ रहा है और एक बैग पानी नीचे गिरने लगा, झरना, इसी को जलप्रपात बोलते हैं ना। तो जोग जलप्रपात की अगर बात किया जाए, जोग वाटरफॉल, तो ये है कहाँ? कर्नाटका में है। वाटरफॉल कर्नाटका में है। किस नदी पे? शरावती नदी। तो शरावती नदी देखिए, कावेरी नदी नहीं, इस पे नहीं है, गोदावरी में भी नहीं है, कृष्णा में भी नहीं है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा शरावती नदी। जोग जलप्रपात किस नदी के ऊपर है? शरावती नदी। जोग जलप्रपात कर्नाटका में, जोग जलप्रपात कर्नाटका में शरावती नदी के ऊपर स्थित है। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल परमानेंट टिश्यू? सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन सा नहीं है? परमानेंट टिश्यू कौन सा नहीं है, बस इतना सा बताना है। ठीक है, तो देखोगे परमानेंट टिश्यू में कौन कौन सा था? पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, तीन आता है। कौन कौन सा? पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। चलिए तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस में क्या है। तो ऑप्शंस में चेक करते हैं, देखोगे कोलेन्काइमा ये तो है, तो ऑप्शन के अनुसार गलत है। ये भी है, स्क्लेरेन्काइमा भी है, ये भी है, तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार गलत है। जाइलम, हाँ जाइलम सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है, यानी कि सरल अस्थायी ऊतक नहीं होता है। तो यही आंसर हो जाएगा ना इस क्वेश्चन के अनुसार, बिल्कुल सही। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर रेगुलेट हार्ट बीट? तो हार्ट बीट का फंक्शन सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने में किस मिनरल का सबसे ज्यादा योगदान होता है? तो दो चीजें हम बताते हैं। एक तो देखिएगा कि सोडियम जो होता है ना, सोडियम ये ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल करता है। क्या करता है? ब्लड प्रेशर, है ना, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद करता है। कौन? सोडियम। वहीं अगर पोटेशियम देखोगे तो हार्ट के फंक्शनैलिटी को, किसको? हार्ट बीट को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। कौन? पोटेशियम। तो सोडियम हार्ट के प्रेशर को कंट्रोल करता है, दूसरा पोटेशियम हार्ट बीट को। क्वेश्चन में क्या पूछा है? हार्ट बीट ही पूछा है, रेगुलेट हार्ट बीट। चलिए तो हार्ट बीट यानी कि पोटेशियम आंसर होना चाहिए, है क्या ऑप्शन में? देखोगे आयरन है,
तो नहीं। आयरन आप देखोगे कि आयरन, विटामिन B12 का नाम सुने हो आप लोग? विटामिन B12 यानी कि कोबालामीन जो होता है, उससे क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। जैसे ही बॉडी में आयरन का कमी हुआ, जैसे ही बॉडी में आयरन की कमी हुई तो विटामिन B12 का कमी हुआ, और विटामिन B12 का कमी हुआ तो आपके बॉडी में आप देखोगे कि ब्लड का कमी हो जाएगा। किसका कमी हो जाएगा? ब्लड का। तो इसी को एनीमिया बीमारी कहते हैं। कौन सा बीमारी कहते हैं? एनीमिया। तो एनीमिया क्यों होता है? एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी से, और भी विटामिन की वजह से हो सकता है, लेकिन विटामिन B12 की कमी से होता है एनीमिया। और विटामिन B12 को बनने में कौन हेल्प करता है? आयरन। तो आयरन का कमी यानी कि एनीमिया की बीमारी। एनीमिया में क्या होता है? आरबीसी की कमी। आरबीसी की कमी यानी कि आरबीसी की कमी यानी कि हेमोग्लोबिन की कमी। हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन की कमी। और हेमोग्लोबिन कमी अगर 12-10 से नीचे आया तो बॉडी में कमजोरी फील होने लगता है और हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। उसमें सबसे बड़ा योगदान हम क्या बता रहे हैं कि किसका होगा? लोहे का। चलो, तो लोहे का तो देख लिए। सोडियम में भी हम बताएं इसका फंक्शन बॉडी में क्या होता है। हाँ, पोटेशियम बताएं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा। 42 का आंसर आप लोग भी देख रहे हो, क्या हो जाएगा? बिल्कुल पोटेशियम हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, विच इज द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया। अरे, तो लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इंडिया में आप बात करोगे तो मैं आपको बता दूं कि एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था लगभग 1953 में। कब शुरू हुआ था प्रोजेक्ट? 1953 में शुरू हुआ और लगभग 1983 तक ये प्रोजेक्ट चला, है ना, कंप्लीट करने में। एक कैनाल बनना शुरू हुआ 1953 में और 1983 तक चला, और 1984 में, लगभग 1984 में इसका नामकरण किया गया। और इसका नाम क्या रखा गया? हमारी जो पीएम थी उस टाइम, जो पीएम थी, पूर्व पीएम, उनका नाम था इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के नाम पे ही डेडिकेट कर दिया गया, इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है। और इंदिरा गांधी ये कैनाल कहाँ बना है? ये एक्चुअली बना है राजस्थान में। और राजस्थान में मैं आपको बताऊं कि जैसे ये इंदिरा गांधी कैनाल को एक तरह से आप कह सकते हो कि रेगिस्तान में बारिश बोल सकते हो, है ना, या फिर प्यासे को जल, ऐसा ही कुछ है। क्योंकि रेगिस्तान समझ रहे हो, वहां पे ये इंदिरा गांधी कैनाल, और इतना लंबा, लगभग 204 किलोमीटर के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली 204 किलोमीटर के आसपास इतना लंबा नदी पूरा का पूरा राजस्थान में ये फैला हुआ है। तो जहां जहां से गुजरा है वहां पे चीजें बहुत सुधरी है, और ये बहुत फायदेमंद नदी है, और इंडिया का सबसे बड़ा नदी यही है। ठीक है। और अगर पूरे वर्ल्ड का देखा जाए तो चाइना का एक नदी है वांग नदी पे चाइना का एक नदी है जो सबसे टॉप पे है। लेकिन हम लोग इंडिया का क्वेश्चन पूछा है तो इसमें इंदिरा गांधी कैनाल हो जाएगा बिल्कुल। तो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था कितना? 53 में, कंप्लीट हुआ 983। चलिए, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, विच एक्वेटिक एनिमल हैज ट्रेलिंग टेंटिकल, है ना। ट्रेलिंग टेंटिकल का मतलब क्या होता है कि वो एनिमल जो सिर्फ आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ भी ट्रेल कर सके, या तैर सके, या चल सके। तो किस में ये टेंटिकल पाया जाता है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। सी हॉर्स, नहीं, ऐसा नहीं है। मूंगा में भी नहीं पाया जाता है। जेलीफिश, हाँ, जेलीफिश में पाया जाता है, स्टार फिश में नहीं पाया जाता। तो जेलीफिश आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जेलीफिश, यानी 47 का आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्ट थ्रू बोथ बर्डिंग एंड रीजनरेशन, है ना, यानी कि मुकुलन और पुनर्जनन दोनों से किसका प्रजनन होता है, इसमें से पूछे हुए आपसे। तो आप देखोगे ईस्ट, नहीं, ईस्ट तो नहीं होता। प्लाज्मोडियम भी नहीं होता। हाँ, प्लानेडिया, नहीं, ये भी नहीं होता। हाइड्रा, हाँ, हाइड्रा ही आंसर हो जाएगा। यानी कि 49 क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा आंसर? सी। चलिए, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन इंडिया इफेक्टिव लिटरेसी रेट इज कैलकुलेटेड फॉर द पॉपुलेशन एबव। तो देखोगे कि इंडिया में जो पॉपुलेशन काउंट किया जाता है, किसके लिए काउंट किया जाता है? देखोगे आप कि लिटरेसी रेट नापने के लिए, लिटरेसी रेट पता लगाने के लिए इसमें किया जाता है कि वो सारे के सारे व्यक्ति या बच्चे जो 7 ईयर्स या एबव के हों, 7 ईयर्स या एबव के हों, उन्हीं के बारे में पता लगाया जाता। 7 साल के पहले के बच्चे पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, वो लिटरेसी रेट में ये डाटा कवर नहीं होता। लिटरेसी रेट का डाटा ही शुरू कहाँ से होता है? 7 ईयर या इससे एबव के जो बच्चे हैं उन्हीं पे ये सारा का सारा डाटा अप्लाई होता है। तो इसका आंसर एकदम क्या हो जाएगा? आप देख रहे हो, है ना, हाँ, 7 ईयर एंड अबव। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं हमारे
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, विच प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग द यूथफुल स्टेजेस ऑफ रिवर, यूथफुल स्टेजेस ऑफ रिवर। अब इसमें क्या है, वाइंडिंग ऑफ वैली, ठीक है ना, घाटी का चौड़ा होना, कायाकलन होना, घाटी का गहरा होना। तो देखोगे स्टार्टिंग में जो भी, स्टार्टिंग में जो नदी होता है, यूथफुल मतलब स्टार्टिंग का ही बात हो, तो इसमें क्या होता है कि नदी का कोशिश होता है घाटी को गहरा से गहरा बनाना। क्या करना, गहरा बनाना। तो पहला ही ऑप्शन, पहला नहीं है, तीसरा ऑप्शन है डीपेनिंग ऑफ वैली। तो क्वेश्चन नंबर इसका 53 का क्या आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, एंटोनी वैन लीeuwenhoek इज नोन फॉर डिस्कवरिंग, है ना। तो नोन फॉर डिस्कवरिंग, इसमें क्या है, कोशिकाओं का गुण, जीवाणु प्रोटोजोआ का अवलोकन, कोशिकाओं की भूमिका और केंद्रक की खोज। तो इस क्वेश्चन का आप देखोगे कि इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु और प्रोटोजोआ का अवलोकन, यानी कि ऑब्जर्वेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। किसके बारे में लिखा गया है, एंटोनी वैन लीeuwenhoek, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। चलिए प्रेशर यानी कि दाब की बात की जा रही है। तो प्रेशर का फार्मूला आपको पता है, प्रेशर को पी से डिनोट करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना। अब देखोगे फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एरिया का एरिया ही होता है, यानी कि लेंथ इंटू लेंथ। तो m का l हो जाएगा, एक्सेलरेशन का आप देखोगे क्या होता है, L_t-2, और इसका क्या हो जाएगा, L2, ऐसा ही कुछ होगा। तो L2 जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, L1 है और माइनस में 2 हो जाएगा, और फिर t-2, और इसको जब हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो क्या आएगा, ml-1 और t-2। तो यही प्रेशर का डायमेंशन हो जाएगा कि नहीं, बताइए तो जरा। तो प्रेशर का डायमेंशन यही हो जाएगा। चलिए ढूंढते हैं कौन सा आंसर है। तो आंसर में तो आंसर दिया हुआ ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं भी दिया है तब भी हम लोग बनाएंगे, और हम लोग खुद से मॉडिफाई कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इसी को मॉडिफाई कर देते हैं, इसमें हम लिख देते हैं ml-1 और t-2। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ गया है डाटा, और इसमें हमारे जो टेक्निकल टीम वाले हैं उनके पास इतना वर्कलोड बढ़ गया है आजकल। आप देख ही रहे हो कि एक एक दिन में 2-2 डिस्कशन आपके लिए, बिहार एसएससी भी, बिहार दरोगा भी, बिहार पुलिस भी इतना काम कर रहे हैं, टेक्निकल टीम बेचारी कंफ्यूज हो गई है। फिर भी क्वेश्चन इतना मेहनत से लेके आते हैं, तो आपको सिर्फ सामने जो चेहरा आता है उसी का योगदान नहीं होता। आपको थैंक यू अगर बोलना है तो सबसे ज़्यादा योगदान इसमें टेक्निकल टीम की हमारी है। हम लोग तो सिर्फ आपके सामने सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सोचो इतना सारा क्वेश्चन एक साथ बना के आपको प्रोवाइड कराने में सबसे ज़्यादा तो मददगार हैं, तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए कैमरा के पीछे के चेहरों को, ठीक है। चलिए तो कैमरा का पीछे का जो चेहरा है उसको भी हम कभी लाएंगे सामने, उनसे भी मिलवाएंगे आपको। चलिए तो अभी फिलहाल जो हमारे फैकल्टी हैं वो बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी है, आपको भी पता है, अंजन सिंह सर, साथ ही साथ कुमार सुशांत सर, मैथ के हमारे विजार्ड कहे जाने वाले, और साथ ही साथ रीजनिंग का तो उनका जोड़ ही नहीं है। और हमारे नेक्स्ट एक और सर हैं रविकांत निराला सर, हाँ इंजीनियर रविकांत निराला सर, खास करके वो साइंस में भी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं हमारे। और आजकल आप देख रहे हो मैथ के तो एकदम फाड़ के रखे हुए हैं, उनका तो मैथ का लेवल ही अलग है। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और टेक्निकल टीम से भी मिलाएंगे। खैर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच 2 कैटेगरीज डिड मैडम क्यूरी रिसीव नोबेल प्राइज। मैडम क्यूरी, अरे चलिए ये आई हैं बहुत, ये हमारे दुनिया की, ये हमारे गोले की सबसे रेस्पेक्टेबल वोमेन में से एक कही जाएंगी, क्योंकि मैडम क्यूरी उस फैमिली से आती हैं जिनके फैमिली में इनको, इनके हस्बैंड को, इनके बेटी को और इनके दामाद को, यानी कि मैडम क्यूरी को, मैडम क्यूरी के हस्बैंड को, इनके बेटी को और दामाद को, सब के सब को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। सोच लो ये कैसा फैमिली होगा, है ना, सारे के सारे को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। यहाँ पे बात खत्म नहीं होता मेरे दोस्त। ये मैडम क्यूरी ऐसी व्यक्ति हैं जिनको 2-2 नोबेल प्राइज मिला है, 2-2 फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है, मायने रखता है इस बात को। और सुनिए 2-2 फील्ड मतलब ऐसा फील्ड जो जिसमें नोबेल प्राइज प्राप्त करना सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम है। और सारे फील्डों में जैसे आप देखोगे कि शांति का नोबेल प्राइज ऐसा भी किसी को मुंह उठा के दे दिया जाता है, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप देखोगे कि खास करके आप 3 जो फील्ड है ना, यानी कि साइंस वाला, फिजिक्स वाला, चिकित्सा वाला, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। इकोनॉमिक्स वाला भी, इसको प्राप्त कर लेना इतना आसान नहीं होता, बहुत साल में हो सकता मिले भी ना, है ना। तो ये जो लेडी हैं बहुत रेस्पेक्टेबल लेडी हैं, इनको 2-2 मिला था। एक तो फिजिक्स में मिला है,
भौतिकी में, और दूसरा केमिस्ट्री यानी कि रसायन में भी मिला है। तो दोनों के दोनों में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली पहली महिला, या फिर पहली महिला जो इतना सारा नोबेल प्राइज प्राप्त की, या फिर ऐसे फैमिली जिससे इतना सारा नोबेल प्राप्त किया, वो कौन है? मैडम क्यूरी है। चलिए, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पहला ही आंसर आपको सजा के दिया गया है रिस्पेक्टेबल वुमेन के लिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन फ्लोरीन? तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। इससे ज्यादा किसका है? बोरोन का? नहीं। नाइट्रोजन का तो 7 होता है। बेरिलियम? नहीं। सोडियम? हाँ, सोडियम का 11 होता है ना। तो एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, यही पूछा था। देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, उसका 9 होता है, तो 9 से ज्यादा तो 11 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से क्वेश्चन को बनाइएगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्ल्ड बुक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2025? विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट 2025 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी कौन सी है? तो इसको आप देखोगे कि ब्राजील में एक जगह है, ब्राजील में एक जगह है रियो डी जेनेरियो, उसी को बनाया गया है। ये क्या क्या बनाया गया है बताओ तो जरा? विश्व पुस्तक राजधानी, ठीक है, 2025 का, कॉपीराइट को लेके। तो रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। चलिए, एक करंट का क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच स्टेट रैंक हाईएस्ट इन द एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया? इसमें तो कुछ सोचना नहीं है, वो तो हर बार यही रहता है, आपको पता है ना, केरला। एजुकेशन से रिलेटेड है, तो केरला ऑप्शन में अगर नहीं होगा तो सोचना पड़ेगा, लेकिन केरला ऑप्शन में है तो यही आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के बारे में तो सोचना है नहीं। चलो, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, अ लाइन ज्वाइनिंग ऑल पॉइंट ऑफ इक्वल हाईएस्ट अबव डेटम इज कॉल्ड? डेटम तल से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, है ना? तो समान ऊंचाई से जोड़ने वाली रेखा को आप बताओ क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समुच्च रेखा। क्या बोलते हैं? समुच्च रेखा, यानी कि काउंटर लाइन, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 71 का सी हो गया। बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, विच फैक्टर इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन इंडीड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन? यानी कि पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या, धनादेन और प्रौद्योगिकी, वायुमंडलीय स्थिति, वन, जनसंख्या और भूमिवादीकरण, भूमि। चलिए, इस क्वेश्चन में बहुत सारा भी मॉडिफिकेशन भी है, वर्ड हटा है। क्वेश्चन नंबर 73 है ना, तो हम देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। वैसे इसका आंसर जो है मॉडिफिकेशन के बाद भी हमको लग रहा है कि इसका आंसर जो है मॉडिफिकेशन के बाद भी आप देख रहे हो कि वायुमंडलीय स्थिति और वन, नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, है ना। ह्यूमन इन्वायरमेंट से बहुत ये नहीं है। जनसंख्या और भूमि, इसमें से एक लड़ रहा है, भूमि, यानी कि यही हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, जनसंख्या, एफ्लुएंस और टेक्नोलॉजी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 73 क्वेश्चन नंबर का आंसर ए हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म कर दिए हैं हमारे टेक्निकल टीम ने। विच इंडिया स्टेट बिकम द फर्स्ट टू अचीव टोटल डिजिटल? बस इस ऐसा क्वेश्चन देख के क्या करना था, पहले ही हम बताए हैं, टोटल डिजिटल लिटरेसी सबसे पहले कौन सा स्टेट ने अचीव किया? उसमें सोचना ही नहीं है, केरला ही है। केरला ही करेगा ना, ऑफकोर्स से बात है। तो केरला ऑप्शन डी, ए हो जाएगा। तमिलनाडु, सॉरी, तमिलनाडु लगा दिए गलती से, केरला होगा इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। तो हमको लगा ए होना चाहिए, ए में था, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरला हो जाएगा। चलिए, तो 76 का केरला आंसर हो गया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। चलो, तो इसको बनाओ, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। चलिए, तो मीडियम हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को, क्या होगा? तो आप देखोगे कि मैंने क्या किया कि ये एक मीडियम है, ठीक है, रेयर मीडियम, दूसरा है डेंसर मीडियम, यानी कि रेयर मतलब कि विरल, विरल माध्यम और सघन माध्यम। अब देखिएगा, आपकी लाइट रे जब विरल से सघन में जाएगा तो इसको जाना तो ये रास्ते पे जाइए था, लेकिन ये नॉर्मल के तरफ मुड़ जाता है। नॉर्मल के तरफ मुड़ता है ना मेरे बच्चे। चलो, तो इसका आंसर देखो, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। हाँ, तो बी डी ही आंसर हो जाएगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसका आंसर हो जाएगा 79 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, अच्छा, मिलान करना है इसको, ठीक है। तो प्लाइस्टोनिन, ह्यूमन लिनेज, पेरिन और कैम्ब्रियन, इसमें लिखा है स्तनधारी। तो ए में देखोगे, ए यहाँ पे मैं कर रहा हूं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब मिलान करना देखो आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ए लिए, यानी कि प्लाइस्टोसिन। प्लाइस्टोसिन में क्या होगा? प्लाइस्टोसिन में आप देख रहे हो कि प्लाइस्टोसिन को देखते हुए मैमल्स नहीं होगा,
पैलियोसीन, हाँ प्लास्टोसिन में पैलियोसीन हो जाएगा, यानी कि ए में 2। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से हमारे टेक्निकल टीम ने बनाया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सजा हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी इस पे काम किया गया है हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा। चलिए तो बी नंबर देखते हैं, तो धन्यवाद है उनको। चलिए तो बी नंबर देखते हैं, ह्यूमन लीनेज। ठीक है, वो मैं रिप्लेनिश कर रहा हूँ, अभी टेक्निकल टीम का शिकायत कर दिया था ना, भड़क जाएंगे वो तो फिर समस्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसलिए धन्यवाद बोल दी मैंने। चलो तो ह्यूमन लीनेज यानी कि बी में आप देखोगे ह्यूमन लीनेज या हो जाएगा कौन सा, एम्फीबियंस हो जाना चाहिए, है ना, एम्फीबियंस यानी कि 4। चलिए सी की बात करते हैं, पर्मियन में सी में आप देखोगे कि सी में हो जाना चाहिए कौन सा, मैमल्स यानी कि 1। ठीक है, तो फिर डी में एक ही बचा, डी में कौन सा बच गया, डी में बच गया ये कौन सा, 3, इनवर्टिब्रेट्स यानी कि 3। चलिए तो ये किस में मैच कर रहा है, ए में 2, इस दोनों में से कोई एक हो सकता है, बी में 4, यही हो गया, यानी कि बी आंसर। चलिए इस क्वेश्चन का बी आंसर हो गया 82 का। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, पढ़िए और बनाइए फटाक से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी। एस्ट्रॉइड का नाम सुने हो आप, एस्ट्रॉइड एक मेडिसिन है, नॉन एस्ट्रॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग एंसाद, इसके बारे में पूछा, ये है क्या। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये एक आइस, देखोगे प्रोपेन का नाम सुने हो, प्रोपेन में भी आइसोप्रोपेन, ठीक है, यानी कि आइफोप्रोपेन इसका आंसर हो जाएगा, प्रोफेन लिख दिया गया है लेकिन प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, प्रोफेन। ठीक है, तो आइवीप्रोपेन इसका आंसर हो जाएगा। ये एक मेडिसिन है जो नॉन स्टेरॉइडल और एंटी इन्फ्लामेटरी क्या है, मेडिसिन है। क्वेश्चन नंबर 85 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस फ्रॉम, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस फ्रॉम अधात्विक गुण। ठीक है, तो अधात्विक गुण का आप जब बात करोगे तो अधात्विक गुण किधर इंक्रीज करेगा, तो पहला लिखा है मैग्नीशियम से बेरियम के तरफ, नहीं, मैग्नीशियम से बेरियम के तरफ नहीं, पोटेशियम से सीजियम के तरफ, ये भी नहीं होगा, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन तो खुली नॉन मेटालिक है, सेलेनियम की तरफ नहीं, सोडियम से क्लोरीन, हाँ बिल्कुल, आप देखोगे कि सोडियम एक स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल है ना, स्ट्रॉन्ग मेटल है, सॉरी मेटल है, और आगे आगे जब बढ़ोगे तो क्लोरीन आया, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। क्वेश्चन पूछा है ये कंप्लीट नॉन मेटल है और ये कंप्लीट मेटल है। क्वेश्चन आपसे यही पूछा है कि नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज कहाँ से कर रहा है, तो सोडियम से क्लोरीन की तरफ जा रहा है, तो एकदम नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। तो 90 नंबर क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, व्हाई डू ब्रिस्टल ऑफ सेविंग ब्रश स्टिक टुगेदर आफ्टर बीइंग टेकन आउट ऑफ वाटर। वाटर में अगर सेविंग ब्रश को डीप करेंगे, वाटर में अगर सेविंग ब्रश को डीप करेंगे, आप देखोगे कि वाटर में अगर सेविंग ब्रश को डीप करेंगे, ठीक है, तो उसके जो रेसेज होते हैं ना, रेसेज सेविंग ब्रश ये जो होता है वो आपस में चिपक जाते हैं। क्यों, तो इसका रीजन जो होता है ना वो सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव। क्या होता है, सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठ तनाव। क्या होता है, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे कि व्हाट इज ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग। ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग आपको पता है कि 20 हर्ट्ज से 20,000, 20 हर्ट्ज से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 20,000 हर्ट्ज, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, है ना, ये होता है। ऑप्शन में देखते हैं, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ला ये क्या हो गया। लेकिन ये देखिए 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस है, तो चलिए मान लेते हैं, यानी कि सी ही आंसर हो जाएगा इसका। वर्ड प्ले किया गया है तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए फिर से बढ़िया सा क्वेश्चन एक मिला। देखोगे कि क्या लिखा हुआ है, अयस्क का क्षेत्र पूछा है, अस्क का यानी ओर का क्षेत्र कौन सा कहाँ पे पाया जाता है, आपके सामने स्क्रीन पे है। चलिए तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ए के बारे में। ए में क्या है, बी में, सी में और डी में। इसको पहले नामाकरण कर दें, ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो नामाकरण कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा से बन पाएगा। तो सबसे आप देखोगे कि देखोगे कुंद्रेमुख जो है ना, कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख कहाँ पाया जाता है, कर्नाटका में है, यानी कि कुंद्रेमुख कर्नाटक, यानी कि सी में 4, सी में 4। चलिए सी में 4, तो सी में 4 आप देख रहे हो एक ही
सी में 4 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि बाइलीडिला, बाइलीडिला कहाँ है? ये तो हमको लगता है कि ओडिशा के अंदर, बाइलीडिला ओडिशा के अंदर है ना, तो बाइलीडिला उड़ीसा के अंदर, तो ए में 2। फिर है डाली राजहड़ा, डाली राजहड़ा तो छत्तीसगढ़ में है ना, तो इसमें छत्तीसगढ़ कौन है? 3। और लास्ट बचा डी यानी कि नौमुदी, नौमुदी आप देखोगे तो नौमुदी डी में 1 हो जाना चाहिए, डी में 1 यानी कि झारखंड। तो ये मैच कीजिए तो किस में है? ए में 2, ए में 2 यानी कि ये हो जाएगा, तो पहले ही बन गया था लेकिन कोई बात नहीं। 95 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन लार्ज इंडियन रिवर्स। तो आप देखोगे कि जो मल जल बहुत सारा कंपनी जो होता है वेस्ट मटेरियल जो निकाल के नदियों में बहा देते हैं, या बहुत सारे जो सिटीज हैं जैसे गंगा नदी में, गंगा नदी में जितने सारे बड़े बड़े सिटी है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा कौन सा सिटी है बताइए तो जरा। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा अगर सिटी का नाम रखा जाए तो बताइए कौन सा है? यूपी का एक सिटी है, चलिए तो कमेंट करके आप बताओगे। लेकिन इतने ज़्यादा सिटीज हैं, सिटीज सारा का सारा जो वेस्ट होता है क्या करते हैं? नदियों में निकाल देते हैं, और नदियों में निकालते हैं तो यानी कि सीवेज, अनरेटेड सीवेज यानी कि असंसाधित सीवेज जो नदियों में निकालते हैं, ये सबसे बड़ा पॉल्यूशन का रीजन है ना, तो 96 का ए हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द थर्मोस्टेट इन रेफ्रिजरेटर। थर्मोस्टेट का फंक्शन क्या होता है? टेम्परेचर मेंटेन करके रखना, एक समान टेम्परेचर मेंटेन करके रखना। तो इसमें देखो कौन सा है? रिड्यूस टेम्परेचर नहीं, गलत है। इंक्रीज टेम्परेचर नहीं, लोअरिंग टेम्परेचर, मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, बिल्कुल अभी तो बोले, इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 97 का सी आंसर हुआ। बढ़ता नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। इन longitudinal wave the distance between two compression and two refraction is called rearfraction, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा है, ये देखो आप, है ना, तो 1 2 यहां से 2 श्रेष्ठ और 2 गर्त के बीच की दूरी अगर पूछा है क्या बोलेंगे? तो इसी को तो वेवलेंथ बोलते हैं ना, वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो 98 का क्वेश्चन नंबर ये हो गया। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एटम्स फॉर्मिंग अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। हाँ, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी या परमाणविकता, परमाणविकता या एटॉमिसिटी कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट। चलिए तो कमेंट करके बताओ आप। इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा है ना आपसे कि लखनऊ किस राज्य का राजधानी है, ये तो मुझे नहीं पता, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम आप पे छोड़ते हैं, क्योंकि आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन। चलिए तो इतना हार्ड क्वेश्चन हम नहीं बनाते हैं, आप पे छोड़ते हैं। आप लोग जब भी वीडियो देख रहे हो तो देखने के बाद कमेंट में इसका आंसर बताओगे, ठीक है, कि लखनऊ किसका राजधानी है, कैपिटल है। हम सारे के सारे कमेंट देख के जिनका भी 2 चीज़ें देखेंगे, कमेंट में हम किसी एक को सेलेक्ट भी करेंगे, और वो अगर हमारे सब्सक्राइबर हुए तो हम उनको ऑनलाइन के भाया से गिफ्ट भिजवाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। साथ ही साथ सब्सक्राइब होना चाहिए, तभी जाके चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, और शेयर लाइक भी करोगे तो जाके हम लोग आपको देख रहे हो कि गिफ्ट भिजवाएंगे। तो ये था हमारा साइंस और ज्योग्राफी का क्वेश्चन। नेक्स्ट सेक्शन जो है जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन कवर होगा, वो हमारे विजार्ड कहे जाने वाले मैथ के या मिसलेनियस क्वेश्चन के एक्सपर्ट मिस्टर इंजीनियर कुमार सुशांत सर अभी के अभी आपके सामने पधारेंगे और कवर करेंगे क्वेश्चन को। तो अभी के लिए आप लोग बिहार दरोगा का जो डिस्कशन देख रहे थे, उसमें हमने जितने भी क्वेश्चन जितने अच्छे तरीके से कवर करना चाहिए हम कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको रिजल्ट के पीछे भागना है, भीड़ के पीछे नहीं भागना है, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आपके सामने है, आपके लिए है विंग्स क्लासेज, जो नया चक खेमनी चक पटना में आपके लिए है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग अभी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज। तो आके आप हमारे यहाँ ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं और बिल्कुल डिस्कशन देख सकते हैं, और एग्जाम में आप जॉब लेके आ सकते हैं। तो हम लोग रिजल्ट खरीदने पे नहीं, रिजल्ट करवाने में विश्वास करते हैं। तो अभी के लिए सभी को थैंक यू। मिलिए हमारे नेक्स्ट सर से। आइए सर, आपका वेलकम है, बच्चे आपकी इंतजार कर रहे हैं। हेलो, फोर में हमारा जीके जीएस का पोर्शन डिस्कस हो गया, साइंस ज्योग्राफी से जितने पोर्शन थे सब डिस्कस हो गया। अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव की ओर, यानी इस सेट के सबसे आखिरी सवाल जो कुछ बचे हैं मिसलेनियस, यानी ऐसे सवाल जो आपको थोड़ा डिस्टर्ब करे
मैथ्स का सवाल, ठीक है, वह उस सवाल को मैं लेकर आया हूं। बढ़ते हैं अपने इस सेट के पहले सवाल की ओर। अब देखिए, पहला सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि इफ टैक्स, यदि कर 20% घटे और खपत 15% बढ़े तो राजस्व में कितनी हानि होगी, राजस्व में कितनी हानि होगी। अच्छा बच्चों, ये हम जानते हैं कि राजस्व का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्वेश्चन फॉर्मूले से ही बनेगा। राजस्व का फॉर्मूला क्या होता है, राजस्व इज इक्वल टू कर, कर इंटू खपत, ठीक है। अब देखिए, राजस्व आप जानते ही होंगे कि भारत सरकार या कोई भी गवर्नमेंट जो राजस्व प्राप्त करता है तो कैसे प्राप्त करेगा, करों के द्वारा। और कर कहां से आएगा, एक एक वस्तु या एक एक व्यक्तियों से जो प्राप्त की गई रहेगी आय, उसी को क्या कहेंगे, खपत। तो हमें पता है राजस्व के बारे में। अब देखिए, इस क्वेश्चन को कह रहा है कि यदि कर को 20% घटे, 20% कर क्या होता है, घट जाता है, यानी 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। ये आप सब जानते होंगे कि 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। अब देखिए, 20% को अगर हम 1/5 लिख सकते हैं तो अब देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, पुराना और नया भी लिख सकते हैं, पुराना और नया, ठीक है। अब ये पुराना नया क्यों लिखेंगे, अब क्योंकि ये ओरिजिनल तौर पर है और ये न्यू है। अपने क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि टैक्स में यानी कर में कितने की कमी आई है, 20% की कमी आई है, यानी कर पहले 5 रहा होगा और अब आके क्या हो गया 4, यानी घटा। 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। और 15% को क्या लिख सकते हैं, 15% को लिख सकते हैं 3/20 लिख सकते हैं। अब ये 15% 3/20 कैसे लिखाएगा, तो लिखेंगे 15/100, 5 से कट गया 3 और 20 बचे 100, हो गया। तो यही लिखा गया। अब खपत में बढ़ोतरी हुई है, खपत में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। खपत 20 से बढ़ के कितना हो गया है, 23 हो गया। अब इन दोनों का राशि कितना हो गया, प्रोडक्ट 100 हो गया, और इन दोनों का प्रोडक्ट 23 चौका 92 हो गया। अब आप कुछ देख रहे होंगे, कह रहा है कि राजस्व में कितने की हानि होगी, कर हमने घटा दिया, खपत बढ़ गया, फिर भी हमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। और 100 से 92 आ गया तो हमें कितने की हानि हुई, 8 की हानि। और यही हमारा प्रतिशत निकल गया कि हमें हानि कितने की हुई है, 8% की, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अब अगला सवाल कहता है, ये हिंदी का सवाल है, हिंदी का सवाल है। कह रहे हैं कि जिसकी आशा न की गई हो, जाहिर सी बात है आप ऐसे सवालों की आशा परीक्षा में भी नहीं करते हैं कि ऐसे सवाल आए, यानी ऐसे सवाल क्या हो जाएंगे, अप्रत्याशित। क्या हो जाएंगे, अप्रत्याशित, जिसको आप सोच भी नहीं रहे हो। जब आप ये पूरा वीडियो देख रहे होंगे तब जब हम क्वेश्चन नंबर 68 पर आए थे, तो सर के लिए भी ये अप्रत्याशित सवाल हो गया था, क्योंकि ऐसे सवाल हमारे बिहार दरोगा के सेट में पूछे ही नहीं जाते हैं। जो भी हमारे सेट करने वाले हैं, सवालों को सेट करने वाले हैं, उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस सेट कर दिया, तो सर के लिए भी क्या हो गया, अप्रत्याशित हो गया। तो इसको डिफाइन करने के लिए आपके पास मैंने एक एग्जांपल दे दिया। चलिए, इसका क्या हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड, यानी अप्रत्याशित, जिसकी हमने आशा ही नहीं की थी, क्या हो गया, वो अप्रत्याशित हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर कि 10% की वार्षिक दर पर 7 और 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज में 57 रुपए का अंतर है। यानी ये कह रहा है कि एक वर्ष में, यानी 7 से 8 जाने में हमें कितने वर्ष लगे, 1 वर्ष लगा, और 1 वर्ष में साधारण ब्याज में कितने का अंतर है, यानी एसआई 1 वर्ष के बीच का कितना है, 57 है। एसआई का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे 100, जहां P इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, रेट का मतलब ब्याज,
और टी का मतलब समय। अब देखिए ऐसे सवालों में हमें दिया गया है कि 10 वर्ष, हमें वार्षिक दर भी दे दिया, समय भी दे दिया कि 7 से 8 वर्ष के बीच का अंतर। तो 60 से 8 वर्ष का बीच का अंतर कितना दिया हुआ है, वही हमारा क्या हो जाएगा, एसआई हो जाएगा। एक साल के लिए हमें मूलधन प्राप्त करना है, यानी हमें क्या प्राप्त करना है, प्रिंसिपल प्राप्त करना है। बस सारा वैल्यूज आप जहां है वहां पुट कर दीजिए। ये हो गया 57, प्रिंसिपल की जगह पी लिख देंगे, रेट की जगह 10 लिख देंगे, टाइम की जगह 1 लिख देंगे और नीचे 100 लिख देंगे। ये 10 से ये 10 कट गया। अब उधर बचा सिर्फ क्या, पी बचा। ये 10 इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 570। एकदम आसान सवाल। 1 से 2 स्टेप में अगर हमसे सवाल ना बने परीक्षाओं में तो वैसे सवालों को हम ज़्यादा समय नहीं देते हैं, क्योंकि आपके पास और भी सवाल हैं बनाने के लिए। अगर हम एक ही सवाल में फंसे रह गए भाइयों तो क्या होगा कि हम बहुत ज़्यादा समय ले लेंगे और परीक्षा में हमारे अंक कम आ सकते हैं। तो जो बने, जितना जल्दी बने उसको क्या करना है, हमें बनाना है। एक सवाल को ज़्यादा समय नहीं देना है, 1 से 1.5 मिनट मैक्सिमम। किसी भी सवाल को हम कितना देर देंगे, 1 से 1.5 मिनट। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अब हमारा अगला सवाल कहता है कि चेंज द सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। इसको हमको एक्टिव वॉइस में चेंज करना। ये क्या दिया गया है, ये पैसिव ऑलरेडी लिखा गया है। ये किसमें है, पैसिव। यानी पैसिव का मतलब हम हमेशा से बताते आ रहे हैं कि किसी के द्वारा कहा गया बात को कोई और कहता है, किसी के द्वारा कहे गए बात को कोई और कहता है। तो कोई कह रहा है कि अ रिटेल स्टोर वाज इनॉग्रेटेड बाय संजू, यानी संजू के द्वारा किसी रिटेल स्टोर की उद्घाटन किया गया, खुदरा दुकान। तो हम देखेंगे संजू ने एक खुदरा दुकान का उद्घाटन किया था, नहीं होगा। संजू ने खुदरा दुकान का उद्घाटन किया है, ये भी नहीं। संजू एक दुकान उद्घाटित करता। चलिए हम इंग्लिश का सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो इंग्लिश में आएंगे। संजू हैड इनॉग्रेटेड अ स्टोर, नहीं। संजू हैज इनॉग्रेटेड नहीं होगा। हैज और हैड तो इसमें लगेगा ही नहीं, ठीक है। ये किसके लिए है, ये भी पैसिव वॉइस के लिए हो जाता है। अब संजू इनॉग्रेट अ रिटेल स्टोर, नहीं। वर्ब के फॉर्म में इसमें कोई चेंज नहीं आना है, वर्ब के फॉर्म में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वर्ब के फॉर्म में कोई चेंज नहीं आया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि संजू इनॉग्रेटेड अ रिटेल स्टोर। संजू इनॉग्रेटेड अ रिटेल स्टोर। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि यदि इस इक्वेशन का मूल x 3 है तो दूसरा मूल क्या होगा, इसका मूल कैसे निकालेंगे। तो मूल निकालने के लिए इस इक्वेशन में x का एक वैल्यू तो अपने आप को हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। अब हम कह सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k इज इक्वल टू 3। अब हम इस इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर क्या k का वैल्यू निकाल ले सकते हैं और इस इक्वेशन को पूर्ण कर लेंगे। और इक्वेशन को पूर्ण करने के बाद इसमें इसका रूट्स हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम इक्वेशन को पूर्ण करते हैं। x के जगह हम वैल्यू कितना रखे, 3 रखे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 12 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमें k का वैल्यू क्या मिल गया, 3 मिल गया। -3 इनको लाने के बाद, इनको घटाने के बाद क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और -3 उधर जाकर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो k हमको कितना मिल गया, 3। अब इस 3 के वैल्यू को हम पहले पुट करते हैं। अब पुट करके इक्वेशन हमारे पास क्या बन गया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या इससे हम 2 रूट निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हम यहां सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या है, इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x और प्लस में क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसी इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 और यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस x माइनस 3।
अब इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखिए हम भाइयों, एक तो रूट हमको ऑलरेडी पता है, एक हमको क्या पता है, एक मूल ऑलरेडी पता है, तो क्या दूसरा मूल हम पता लगा सकते हैं कि x माइनस 1, एक हमारा मूल यहाँ पे देखिए क्या हो गया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। तो हमारा दूसरा मूल क्या हो गया, एक आया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि चेंज द सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इस सवाल को इनडायरेक्ट स्पीच करना है। अब इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब किसी और के द्वारा बोला गया बात को कोई और व्यक्ति बोलेगा, यानी हम कहेंगे कि पास्ट में ऐसा कोई आदमी बोला है, तो हम चेंज करेंगे उसको इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा बोला गया बात कोई और बोलेगा। तो क्या देखते हैं यहाँ पे कि एनी सेड इट इज द टाइम टू लीव फॉर द मीटिंग, यानी अभी ही समय हुआ है, एनी के द्वारा बोला गया कि अभी ही क्या समय हुआ है मीटिंग के लिए जाने के लिए। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम देखते हैं क्या है, एनी सेड दैट, एनी के द्वारा बोला गया कि इट वॉज द टाइम टू लीव फॉर द मीटिंग। सही, माने इस प्रेजेंट टेंस को हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट टेंस में, यानी उस समय एनी के द्वारा ऐसा बोला गया। और हम देख रहे हैं ऑप्शन मिलाने के बाद कि हमारा पहला ऑप्शन ही क्या है, सही है। तो आगे हमें देखने की क्या कोई जरूरत है, नहीं है। जब पहला ऑप्शन ही सही निकल गया तो आगे हम क्या देखें। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर कि नीरज नीरज धीरज से 4 गुना अधिक कुशल है, वो मिलकर 44 दिन में कार्य को पूरा करते और नीरज अकेले कितने दिन में करेगा। अब इस सवाल को बनाने के लिए समझिएगा कैसे बनाएंगे। चलिए हम लिख देते हैं नीरज और धीरज, नीरज और धीरज को लिख देते हैं धीरज। अब ऐसे बनाते हैं इस सवाल को कि नीरज एक दिन में 4 कुर्सी बना लेता है, तो धीरज एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है, यानी एक दिन में वो टोटल कितना कुर्सी बनाएगा, 5 कुर्सी बनाएगा। और कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को 44 दिन में करते हैं, यानी 44 दिनों में वो कितना कुर्सी बना लेंगे दोनों मिलके, 5 गुने 44, यानी टोटल बना लेंगे 220 कुर्सी। अब 220 कुर्सी इन दोनों मिलके बना लिया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि अगर अकेले यही काम नीरज को दे दिया जाए तो नीरज के दिन में करेगा। मेरा एक मित्र हुआ करता था कॉलेज के समय में, नीरज, वो बहुत ही चालाक लड़का था, वो कोई भी काम बहुत जल्दी कर लिया करता था। तो यहाँ भी नीरज क्या कर ले रहा है, जल्दी काम को कर ले रहा है। तो अगर नीरज एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, देखिए नीरज की याद आते ही गलत चीज होने लगा, तो अब आता है कि 220/4, नीरज एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, तो 220 कुर्सी बनाने में उसको कितना दिन लगेगा, 4 पचे 20 और 4 पचे 20, यानी नीरज सेम काम कितने दिनों में कर लेगा, 55 दिनों में कर लेगा। नीरज भाई देख रहे होगे वीडियो तो गुस्सा ना मत। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, ABC इन्वेस्ट, यानी A 1206 महीने के लिए, B 807 महीने के लिए और C 608 महीने के लिए लगाता है, तो 396 के लाभ में एक का कितना हिस्सा होगा। अब देखिए इसके पहले भी हम जो सेट सॉल्व किए हैं, हम बताए हैं कि जो व्यक्ति जितना इन्वेस्ट करेगा, यानी ये बिजनेस का रूल भी होता है कि जो व्यक्ति जितना लगाएगा, अगर लाभ होता है तो उस लाभ में उस व्यक्ति की हिस्सेदारी भी उतनी ही होती है। अब देखिए ए जो है, यहाँ कितने लोग हैं, ए बी और सी, 3 लोग हैं। ए जो है 12 महीनों के लिए कितना पैसा लगाता है, 6 महीने के लिए 1200, तो 12 छक 72, यानी टोटल वो कितना पैसा लगाता है, 7200 रुपया लगाता है। और बी कितना लगाता है, 8 सते 5600, यानी बी कितना लगाया, 5600 रुपया लगाया। और
सी कितना लगाया, 8 छक 48, 8 छक 4800, यानी दिख रहा होगा 8 सत्ते 56, यानी इन तीनों के द्वारा इतना इन्वेस्ट किया गया। क्या इसका हम रेशियो निकाल लें तो अपना काम चल जाएगा? तो अगर 8 से काटा जाए, 8 से काटा जाए तो क्या होगा, 8 छक 48, 8 सत्ते 56 और 9 ही 72, यानी इसका रेशियो है 9:7:6, यानी पूरे टोटल इन्वेस्टमेंट को हम कितना मान लें, 9 7 16 और 6 22, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 22 है। इसमें से इसका भाग कितना है, 9। तो क्या इस सवाल को ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं कि लाभांश जो हुआ है 396, इसको 22 भागों में बांटेंगे, जिसका 9 भाग किसके पास रहेगा, ए के पास रहेगा। तो 22 इसको डिवाइड कर देगा 18 बार में, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही वैल्यू आएगा। और 18 नंबे कितना हो जाएगा, 18 नंबे 162, 162, यानी इस सवाल का आंसर हमको मिल गया ए। जो व्यक्ति जितना पैसा लगाया उसको उसी रेशियो में हमको क्या देना है, उसका लाभांश देना है। क्या देना है, लाभांश देना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि अ व्हील ऑफ डायमीटर 3 मीटर, चलिए 1 मीटर का व्यास, 3 मीटर व्यास वाला एक पहिया प्रति मिनट 28 चक्कर लगाता है, तो 5.82 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। इस सवाल में तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट हम 1000 से गुना करके मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5280 मीटर, क्योंकि ऑलरेडी ये मीटर में दिया हुआ है। क्यों हम छेड़छाड़ करेंगे, इसको चेंज करेंगे किलोमीटर में। तो फॉर्मूला होता है पाई डी, परिधि निकालने का, किसी भी चक्के का या फिर किसी भी सर्किल का परिधि निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है या तो 2 पाई आर या पाई डी। 2r इज इक्वल टू भी होता है d, 2r इज इक्वल टू क्या होता है d। जैसे देखिए ये हमने क्या बना लिया, सर्किल बना लिया। इस सर्किल का ये क्या है, डायमीटर है, और ये आधा क्या है, इसका रेडियस है। ये रेडियस है, तो एक और रेडियस अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2r, और ये 2r क्या बन जाएगा, डायमीटर। कुछ यही ये भी यहाँ है, यानी हम इस सवाल का परिधि निकालेंगे। और परिधि का मतलब होता है एक चक्कर जब लगा ले, एक चक्का जब एक चक्कर लगा ले तो उसका परिधि निकले। यानी और ये भी सवाल में दिया हुआ है कि 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है। 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है, तो 28 चक्कर लगाता है, यानी पाई डी इंटू 28। अब इस सवाल में हम निकाल लेते हैं कि 1 मिनट में वो कितनी दूरी तय करता है। 1 मिनट में कितनी दूरी तय करता है, इसके लिए 22/7 गुने डी अपने को मिला हुआ है 3 और ये मिला हुआ है 28, और ये क्या हो जाएगा 7 चौका 28, यानी 66 गुने 4 क्या हो जाएगा 6 चौका 24, और 6 चौका 24 और 2 264, यानी 1 मिनट में वो कितनी दूरी तय करता है 264 मीटर। तो 5280 मीटर तय करने के लिए उस चक्के को कितना मिनट लगेगा। तो भाग दे देंगे किससे, 1 मिनट में जितनी दूरी तय करता है। तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करता है 264, और हम जानते हैं कि 264 गुने 2 बराबर हो जाएगा 528, यानी टोटल वो 20 मिनट में इस पूरी दूरी को तय कर लेगा। टोटल वो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, 20 मिनट लगाएगा। चलिए हमारा सवाल यहीं पे होता है समाप्त, यानी मिसलेनियस का सवाल अब यहाँ समाप्त हो गया। तो बच्चों और दोस्तों, भाइयों, अगर आपको दरोगा की तैयारी करनी है, और जैसा कि हमें सुनने में भी आ रहा है कि 1800 से 1900 के बीच में सीट निकलने वाली है और जल्दी ही निकलने वाली है, सरकार चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा को जितनी जल्दी वैकेंसी लाएगा उतनी जल्दी ही इसका क्रियाक्रम कर देगा। तो बच्चों ध्यान से पढ़ते रहना है,
हमारे सेंटर पर आकर परीक्षा देते रहना। और अगर आप बिहार के किसी भी कोने से इसको देख रहे हैं तो इस टेस्ट को पूरा देखिए, आपको हर एक सेट में 100 सवाल मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आप 100 सवाल देख रहे हैं तो आपका 100 सवाल ही सॉल्व हो रहा है, एक एक सवाल में 4-4 ऑप्शन है और ऐसे करके आपको कई सारे सवाल एक सेट में सॉल्व हो जाते हैं। तो ये आपके लिए लाभकारी है। ऐसे वीडियो को देखते रहिए, विंग्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।